अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, हैप्पी मंडे। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। मुझे कहते हैं सुहा अफजल और हमेशा की तरह विद $100 स्माइल अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। $100 चलो अच्छा है। और हरमीत की कितने डॉलर स्माइल है? सर डॉलर दस्तार होनी है उनकी। मुझे एक आज पेशेंट कोई हुई है, माल्टा रंग की दस्तार पहनी है उन्होंने। जाके अच्छा, हेलो हरमीत, आज जरा चेहरा दिखाओ ना, कौन से रंग की दस्तार है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, सर श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और भाई आज हम पूरे ऑरेंज बन के आ गए हैं। सर्दियाँ आ गई ना सर, माल्टे आ गए हैं, सर्दियाँ आ गई माल्टे हैं। अभी तो ग्रीन कलर के हैं। चले जब वो ऑरेंज आएंगे तो फिर पता चलेगा। और विंटर से याद आया कि लाहौर में, पंजाब में सर मौसम ओवरऑल बड़ा अच्छा हो गया है। सुबह खुनकी सी होती है और आर मॉर्निंग्स बिकेम मोर शिलीज, तो हमें बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह उठने का। दिल नहीं करता खैर उठने का, लेकिन भाई सुबह उठेंगे, काम पे जाएंगे और यही ज़िंदगी है, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी। कल का दिन सर बहुत मसरूफ रहा है, हैपनिंग, बड़ा हैपनिंग डे था। मतलब वो उसमें ये हुआ कि इलेक्शंस पे सबकी नज़रें लगी थी, लोग जानना चाह रहे थे क्या होगा। और फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब ने 7 में से 6 नशस्तें जीत ली। सिर्फ एक कराची की नशस्त तो है मलीर की, मेरे ख्याल में वो उन्होंने हारी है। उसके अलावा बाकी तमाम नशस्तें उन्होंने जीत ली हैं और बड़े PTI वाले खुश हैं इस बात के ऊपर। मुल्तान की एक नशस्त जो थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी लड़ी थी, उसके ऊपर वो हार गई, शहर बानो। और ये पुरानी रवायती जंग है उनकी, इसके ऊपर बड़ी नज़रें जमी थी, जिसकी वजह से लोग देख रहे थे कि अली मूसा गिलानी और जो अपने बाप ही की तरह से वो भी एक दो मखदूमों की लड़ाई थी, तो वो है। मतलब उसके ऊपर 3 जो मुकाबले थे वो थे प्रोविंशियल असम्बलीज़ की सीट के ऊपर। उसमें से भी 2 नशस्तें जीतनी पीपल्स पार्टी PTI ने और 2 नशस्तें कौमी असम्बली की जीतनी पीपल्स पार्टी। और सर शिकस्त जो हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। कराची की भी एक नशिस्त की अगर हम बात करें, जिससे अपोजिट अगर हम देखें तो इमरान खान साहब अपोजिट हो, जो कि ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान की मशहूर तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है और मशहूर तरीन लीडर हैं। लेकिन शिकस्त जो उन्होंने खाई है कराची में, ख़ास तौर पर सर वो एक आम कैंडिडेट था ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी इस तरह से हमने देखा है कि अच्छी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। अगर नून लीग को देखा जाए तो ऑब्वियसली सर पंजाब का गढ़ उन्हें कहा जाता था, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं है, मरीम नवाज यहाँ पर है नहीं, नवाज शरीफ बाहर है, कैंपेन खुद शहबाज शरीफ कर नहीं सकते, तो नून लीग को सर हमने काफ़ी माठा देखा है इन सारे ज़िमनी इलेक्शंस में। पिछले साल भी यही हाल था सर। हाँ, हरमीत का जरा कमेंट लेना, फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी हरमीत, कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, रोल साहब आपने बात दुरुस्त की कि मुल्तान की अगर हम जिक्र करें तो मुल्तान की जो हार है उसमें कहीं ना कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब का हाथ है, क्योंकि सलमान नईम साहब हुआ करते थे, बड़े नौजवान और बड़े तगड़े किस्म के वो PTI के वर्करों में शामिल थे और हक उन्हीं का बन रहा था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतना दबाव डाला कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। और वही मरूसी सियासत जो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अब PTI के जो वोटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि वो सिलसिला जो है जिसके खिलाफ खान साहब निकले हैं तो वो ना हो, और वही धचका जो है शाह महमूद कुरैशी को वहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि पूरा ख़ानदान में उसने पहले ज़ैन कुरैशी, अब मेहर बानू, तो क्या PTI के और ऐसे कोई कारकुनान नहीं थे जो इस काबिल होते कि MNA की सीट उनको मिल जाती। लेकिन पीपल्स पार्टी में ज़बरदस्त कम बैक किया है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह सोहा ने कहा कि नून लीग, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है इस वक्त नून लीग को एक बड़ा धचका जो है वो पहुंचा है। पंजाब उनका गढ़ समझा जाता था और पंजाब में हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुसलसल जो है वो कामयाबी समेट रही है। इससे कबल जुलाई में जो इलेक्शन था उसमें भी बदतरीन शिकस्त आप ये कह सकते हैं कि नून लीग को हुई, और उस वक्त तमाम तर असर रसूख भी हुकूमत के तमाम तर जो चीज़ें थी वो उस वक्त नून लीग के पास थी। वफाक में चाहे हमने देखा चाहे हमने पंजाब में देखा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे शिकस्त हुई। तो लीडरशिप का फुकदान है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी काफ़ी मायूस कल के रिजल्ट से नज़र आ रहे हैं। और ये सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खान साहब के जो है उसमें भी कामयाबियाँ जो है ज़बरदस्त तरीके से समेटेंगे। जिस तरह 400 आप देखें कि वहाँ पे इमन वली जो वहाँ का उनका इलाका है, वली खान साहब का इलाका है, वो वहाँ पे हार गए हैं इमन वली जो है। फिर इसके बाद आप देखें कि
बिलोर एक बहुत ताकतवर फैमिली है पेशावर में, कभी अपनी सीट नहीं हारते, लेकिन ये दूसरी दफ़ा है कि वो इमरान खान साहब से शिकस्त खा रहे हैं। तो इट्स मीन के तहरीक इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा में उनको 100% जो है दोबारा वो मिला है, रिस्पांस मिला है, और पंजाब में भी उनको ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है। तो दीगर जो जमातें 13 जमातों को अब सोचना होगा कि मुकाबला एक शख्स के साथ बड़ा टफ है और उसको टफ टाइम देना इंतहाई मुश्किल है। तो इस वक्त उनको भी ग्राउंड में उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह खान साहब ने भरपूर कोशिश की, मेहनत की, लोगों को एंगेज रखा। और यहाँ पे अगर हम शिकस्त की बात करें तो पीडीएम की ने इस तरह कोशिश नहीं की, ना वो जल्द से जुलूस करने में कामयाब हुई, ना वो इसी तरह एंगेज करने में अवाम को कामयाब रही, जिसकी वजह से उनको आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। दरअसल आप देखें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वर्सेस आप अगर देखें तो पूरी अपोजिशन की जितनी भी सियासी जमातें हैं, दरअसल ये मुकाबला लग ऐसे ही रहा था कि पीटीआई और तमाम जमातों के दरमियान में है। और हमने देखा कि सिचुएशन ऐसी थी कि नून लीग से कैंपेन की अगर बात करें तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद गए हैं, तो सर उनके पास वजारत है, या तो वो इस्तीफ़ा दे के कैंपेन करते, उनके अलावा कैंपेन बज़ाहिर किसी ने इस तरह से की नहीं। मरीम नवाज यहाँ मौजूद है नहीं, शहबाज शरीफ कैंपेन कर नहीं सकते, आबिद शेर अली को हमने देखा कि सर वो किस तरह से मतलब कैंपेन कर रहे थे। तो नून लीग जिसको एक दफ़ा एक ज़माने में पंजाब का गढ़ कहा जाता था, अब यहाँ पर एक्टिविटी सर कंपैरेटिवली ज़ीरो नज़र आ रही है। इसीलिए तो कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से 6 पीटीआई यानी इमरान खान ने खुद जीती और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला सर 2018 का। ठीक है, एक बात अलबत्ता बड़ी ज़रूरी है, मुल्तान की सीट के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स पीटीआई की कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि जैसे हरमीत ने भी जिक्र किया कि आपस के झगड़े थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये नशस्त उन्होंने हारी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेटी के लिए कैंपेन तो चला रहे थे, लेकिन वो कैंपेन इसलिए नाकाम हो गई कि उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट था, एक तो वो मजबूत भी बड़ा था, अली गिलानी जो है, कह सकते हैं इसको। जी। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर के झगड़े जो हमने बार बार जैसे जिक्र किया, उसने ये नशस्त उनको हरवा दी। इसी तरह से कराची की जो नशस्त है उसके बारे में भी ये है कि ये अपनी पीटीआई की नशस्त थी जो हारी है। इन्होंने हकीम बलोच जिन्होंने ये सीट जीती है पीपल्स पार्टी के, वो एक आम से कैंडिडेट थे, वो इस हवाले से इमरान खान के मुकाबले के ऊपर बहुत छोटे कैंडिडेट थे, लेकिन वो नशस्त भी हारी। और उसमें भी जो सिंध की इंटरनल पॉलिटिक्स है पीटीआई की, उसके आपस के झगड़े, आपस का खलफशार जो है, उसने उनको ये सीट हरवाई है। एनीवेज मतलब यह है कि सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें जो है उसमें से 2 पीटीआई ने जीती हैं, सिर्फ शेखुपुरा की एक नशस्त उन्होंने हारी है, और वो भी बड़े मार्जिन से नहीं है। लेकिन यह है कि पीटीआई ने अपना जोर ज़रूर दिखाया कि हम काफ़ी ताकत में हैं, और ये तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना पड़ेगा कि अब अगर अगले इलेक्शन होते हैं तो उसमें किस तरीके से कैंपेन करनी है। लगता ये है कि जिस वक्त अगले इलेक्शन होंगे उस वक्त पूरे ज़ोर के साथ, अभी देखो ना, अभी इलेक्शन हुए हैं और मरियम भी यहाँ पे नहीं है। मरियम जलसे जुलूस कर रही थी, वो इकट्ठा कर रही थी। बाकी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो जो हुकूमत में है, ज़ाहिर है हुकूमत में होने की वजह से वो कैंपेन नहीं चला सकते थे उस तरीके के ऊपर। आबिद शेर अली बड़े लीडर थे। आबिद शेर अली की नशस्त वो चूँकि इमरान खान खुद थे और फैसलाबाद में काफ़ी ज़ोर लगाया पीटीआई के लोगों ने, तो वो नशस्त बड़े मार्जिन से जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं, बिल्कुल सर ऐसे ही। ननकाना की एक नशस्त थी, शजरा वहाँ पे खड़ी हुई थी, 12,000 की लीड से सर, 12,000 की लीड से तकरीबन वो जीती हैं। एनीवेज हम चलते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ। इसको चूँकि हमने डिटेल में डिस्कस करना है आगे चल के भी, तो वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हो गया जी, तो थोड़ा सा जरा उसका भी जिक्र कर लें। टॉप स्टोरीज आपको बताते हैं। ऑब्वियसली इसको हमने डिटेल में हाफ एंड हाफ डिस्कस है, लेकिन प्रोग्राम में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से 6 पीटीआई ने जीत ली है, और इमरान खान साहब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस तरह से करके। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अब कुछ रिकॉर्ड सर क्रिकेट में बनाने का वक्त भी आ गया है। बाबर आजम को भी कप्तानी दिखानी पड़ेगी इमरान खान की तरह। और अब हमें देखना ये कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है, ये ताज किसके सर सजेगा और क्या क्या तैयारी है, मिडल ऑर्डर पर सर कितना काम कर लिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको भी डिस्कस करेंगे। कल एक मैच जो था वो बड़ा अजीबोगरीब मैच हुआ, श्रीलंका और नामीबिया जिसका कहीं जिक्र ही नहीं आता, तो नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया पहले ही मैच में। तो वो बड़ा सेटबैक हुआ है श्रीलंका के लिए। तो वो देखो कितने सेटबैक होने हैं,
पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करेगी, इसके चांसेस क्या हैं, ये भी आज हमने अपने एक सेगमेंट में डिस्कस करना है। हम चलते हैं जी अपने रन डाउन और फिर डेली डोज डेली डोज की तरफ। आपको आज ट्रेलर भी दिखाएंगे टॉप स्टोरीज में, वो ट्रेलर कौन सा होगा ये आपके लिए छोटा सा, हम आपको जब ट्रेलर दिखाएंगे तब बताएंगे। उसके अलावा आज दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सर आपने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, 2 बच्चों की जो स्कूल के बाहर बैठे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल उनका बयान देखे जो आया दोबारा से बच्चों का। बच्चे कहते हैं जनाब हम तो सिर्फ PIA से मेरे अब्बा को निकाल दिया था और बहुत मैं परेशान था, हमारी फीस जमा नहीं हुई। और इस तरह की वीडियोस जब सामने आती है तो हम उनको बाकायदा तौर पर उनकी तफ्तीश भी करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर गुर्बत और गुर्बत के ग्राफ की और गुर्बत के ग्राफ से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी एक तादाद है। उसके बाद सैलाब ज़दा इलाकों में अब सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। तो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले, और इसका ही आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे डिटेल में अपने प्रोग्राम में, और बात करेंगे कि किस तरह से इसको थोड़ा सा इसका सो मतलब और देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब 3-3.5 करोड़ रुपए लोग जो हैं वो सैलाब की वजह से बेघर हुए, और उसमें लाखों लोग घरों के बगैर रह रहे हैं अब तक। तो ज़ाहिर है गुर्बत में उससे इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की इकानमी उस वजह से बड़ी शैटर हुई है बुरे तरीके पे, उसकी वजह से भी गुर्बत में इजाफा हुआ है। तो ऐसे बहुत से किस्से हमें सुनने को मिलते हैं, और भी मैंने वीडियो देखी बहुत सारी जहाँ पे लोग जो हैं इमदाद के मुंतज़र, लेकिन इमदाद ना आने के बाद उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लगा के मट्टी के साथ अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये हमें इसके बारे में बात करनी है, यकीनन हम करेंगे। इसके अलावा इब्तदाई उम्र में तवज्जो और नज़्म ज़ब्त बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली। मैं भी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चों को 7-8 साल की उम्र तक सर ABC 1, 2 और बेसिक जो हमारी एजुकेशन होती है वो सिखाते हैं, जबकि उस उम्र में ज़्यादा उनको इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन के अलावा उनको अखलाकियात पर और नफ्सियात पर, इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए। तालीम आगे ऑब्वियसली उस पर फोकस होना चाहिए हमारा, लेकिन कितना ज़रूरी है उनको नज़्म ज़ब्त सिखाना उनकी इब्तदाई उम्र में, इसको आज हमने अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। तो ये सेगमेंट भी हम सर डिटेल में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मंडे डेली डोज। मंडे डेली डोज में आपने वाले दिन एक वीडियो देखी होगी इस्लामाबाद की, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो मिनी इलेक्ट्रिक ट्रक जो है ना, वो हरमीत ने खुद भी देखा होगा इस्लामाबाद में। हरमीत ने उसके ऊपर डिजिटल मीडिया के लिए हमारे पैकेज किया था, तो इसके बारे में हरमीत ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये नौजवान जिसने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है। जी बिल्कुल रऊफ साहब, मेरे ख्याल में 2-3 वीक पहले मैंने इस पर स्टोरी की थी, और ये बड़ा खूबसूरत किस्म के 4 फुट का ये ट्रक बनाया हुआ है, और पूरा इस्लामाबाद जो अक्सर वो सड़कों पे अब निकल के लोग उसको देखते भी हैं, और बड़ा मज़े का बना हुआ है। ऐसे लगता है कि मैंने तो खुद चलाया भी है, और आसान है चलाना भी इसका। तो ये है कि जब मैंने इनसे पूछा कि भैया ये ट्रक बनाने का मकसद क्या था, तो उस लोग में देख भी सकते हैं जो इस वक्त पब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पड़ा भी है। तो इनका ये कहना था कि मैंने ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए तोहफा देने के लिए मैंने ये बनाया, और मैं उनको तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि खान साहब इसी के छत पे खड़े होके, और ट्रक की जो छत है वो बड़ी मज़े की बनी हुई है, वहाँ पे खड़े होके वो यहाँ से अगर स्पीच करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने जो काम किया, जो ट्रक मैंने बनाया, तो आज उसका वसीला मुझे मिल गया। लेकिन बहरहाल बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया। जो ट्रक आर्ट है, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा ज़्यादा मशहूर है, जो अफगानिस्तान की तरफ ट्रक जाते हैं या खैबर की तरफ जो जाते हैं या दीगर पंजाब की तरफ भी जो इन होते हैं, तो उसी तरह इस पे आर्ट जो है बड़े मज़े का है, और इस पर काफ़ी टाइम दिया है उसने। और ये बैटरी से चलने वाला ट्रक है, जिससे ये फायदा है कि कम से कम पेट्रोल और उसकी भी बचत हो जाती है। तो मिनी ट्रक है, लेकिन चलने में बड़ा सॉफ्ट, बड़ा कमाल का और बड़े मज़े का है। तो मैंने कहा भैया ट्राई कर लेते हैं, हम भी चला लेते हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे। चलाया होगा। अगर हमारे व्यूवर्स आपको इस ट्रक में बैठा हुआ देखना चाहते हैं तो वो सोशल मीडिया पे जाकर ये क्लिप जरूर देखें। लेकिन सर ये साहब जिन्होंने बनाया है हरमीत ने, तो उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू किया। वो कहते हैं कि जी मैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से बहुत तंग था, पेट्रोल से बचने के लिए मैंने ये मिनी इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है। और इससे पहले वो सर रेस्टोरेंट में भेजने के लिए ना छोटे छोटे ट्रक्स बनाते थे, मतलब रेस्टोरेंट में या डिफरेंट जगहों पर डेकोरेशन के लिए वो ये बनाते होते थे। लेकिन उन्हें 6 माह लगे सिर्फ इस ट्रक को बनाने में। कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने चीन से मंगवाई हैं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मुझे एक लंबा अरसा लगा। अब वो सारी मेहनत जो है वो मेरी कामयाब हो जाएगी अगर इमरान खान साहब एक दफ़ा इसके ऊपर खड़े होकर स्पीच दे दें। अब पता नहीं इमरान खान साहब ये क्लिप देखते हैं, अगर देखेंगे तो ये इतनी मेहनत की है बच्चे ने आपके लिए, मोहब्बत करते हैं लोग आपसे,
तो ब्लाइज उन्हें जरूर कीजिए। अच्छा हरमीत, ये बताओ कि ये कितनी कॉस्ट, उसने बताया था कितनी कॉस्ट आई थी उसकी इसको बनाने के लिए? राहुल साहब, इसमें तकरीबन 12 लाख रुपया जो है वो खर्चा है। और ये जो नौजवान है ये माजत प्रेस क्लब में ही काम करता है, इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन अच्छा। वो कहता है कि जितनी मेरी तनख्वाह थी वो मैंने जमा पूंजी जितनी भी थी वो सारी इस ट्रक पे लगाई है। और 12 लाख रुपया जो है मैंने खर्च किया है मुख्तलिफ जगहों से, और ख़ासकर जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने कुछ खैबर पख्तूनख्वा के बाड़ा मार्केट और इन मार्केटों से मंगवाई हैं, कुछ चाइना से जो आपने जिक्र किया। लेकिन बड़े मज़े का ये बना हुआ ट्रक है, और ऊपर भी बैठा जा सकता है, नीचे भी 4 बंदों के लिए जगह बनी है, तो बड़ी आसानी से बड़े आराम से आप इसमें सफर जो है इस्लामाबाद की सड़कों पे कर सकते हैं। सर कुछ कंट्रीब्यूशन दोस्तों का भी है, उनको भी अप्रिशिएट हाँ, करना इनके चाहिए। दोस्त भी इसमें शामिल सैदपुर थे। का ये मतलब इलाके से हैं, गांव से बल्कि आप कह सकते हैं, गांव भी है सर, गांव है कि जगह ये मतलब सैदपुर इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर वो कुछ दोस्त हैं, सबने मिलके कंट्रीब्यूट किया है, सबने मेहनत की है, और मुझे लगता है सारे इमरान खान साहब के फैन हैं। लेकिन ये एक अच्छी इन्वेंशन भी इसको कहा जा सकता है। पेट्रोल से बचने के लिए इज़ अ गुड वन, और आजकल इस्लामाबाद की सड़कों पर फिरता हुआ आपको नजर आएगा। और वैसे भी सर ट्रक 8 हमारा सास है, हमारी जी, विरासत का हिस्सा है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। फॉरेनर्स हरमीत मेरे ख्याल से बहुत पसंद करते हैं जब वो यहाँ पर ट्रक आर्ट आके देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, जैसे हमने बहुत सारी खबरें भी दी हैं, बहुत सारे लोगों ने आके शूट किया है अंदरून में, लाहौर में ख़ास तौर पर इस ट्रक आर्ट को कीप इन माइंड रखते हुए, तो बड़ा लोग इसे पसंद करते हैं। राइट सर, चलिए बिल्कुल। जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि 1880 की सर जीन्स, गेस व्हाट, नीलाम हुई है। हरमीत कितने की होगी मैक्सिमम, अगर हम उसको देखें, जो कि रेडियो से इजाद से पहले की है। ऐसे मैंने सुना है कि डॉलर में बिकी है, तो सारी बात है कि बहुत बड़ी कीमत इसकी लगी। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी कोई चीज वगैरह जो है वो साइड पे रख के नई सदी के लिए रख के ना, कि उसकी कीमत बड़ी दुगनी लग सकती है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते हैं। ये तो इसके साथ ये बड़ी मुझे भी हैरान कौन लगी कि भैया इतनी ज्यादा रकम, और वो भी पुरानी रेडियो की जीन्स। इजाद तो से मुझे पहले वो की पुरानी है, जीन्स का एक किस्सा याद आ गया। बहरहाल रोज साहब, जी हरमीत, वो मैं कह रहा था अली हैदर 1 करोड़ 65 लाख रुपया ये बनता है, आप सोच लें। $76,000। बिल्कुल। और वो उसके साथ अली जैसे वो खरीदा है ना जिसने, उसने पहन के फिर वो गाना गा रहा था पुरानी जीन्स और गिटार, सारे कदीमा, पुरानी जीन्स और हाँ बिल्कुल सारे वो याद आ रहा था गाना हमें। नहीं हरमीत, ये बुनियादी तौर पे एक अबैंडन सा गार था, शायद मेरे ख्याल में वहाँ से ये मिली है और इसको रखा गया। 1880 की ये बनी हुई है, और ज़ाहिर है इतनी पुरानी, और जिन्होंने ख़रीदी वो भी शौकीन है, 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलके इसको ख़रीदा। और देखो बिल्कुल सही हालत में है अभी, और जो जिनकी जीन्स होगी वो तो पता नहीं कब के बेचारे मट्टी मट्टी हो गए होंगे, लेकिन ये मट्टी लेकिन मट्टी ये होने देखिए, के बाद अच्छा इसके नीलाम होने के और इतने पैसे देने की एक बहुत बड़ी वजह ये लेकिन भी है जीन्स अभी बाकी कि है। आप जीन्स ट्रैफिक बाकी है। लाइट्स और हवाई जहाज़ों और रेडियो से इजाद की भी पहले की है। मतलब लोगों ने इसको इतना नायाब इसलिए बना दिया, इतने महंगे पैसे देके सिर्फ इसलिए ख़रीदा बिकॉज ये बहुत पुरानी है। पता नहीं अब इसको रखना है क्या, ऑब्वियसली सर किसी ऐसे म्यूजियम में रखेंगे जहाँ पर लोग आके देख सके कि 1880 की जीन्स लगती कैसी थी। लेकिन सर आपने एक चीज़ नोट की है सारी स्टोरी में, जीन्स वही है जो आजकल फैशन में है। इसका हाँ, मतलब मतलब ये ये- है कि 1880 का फैशन अब दोबारा रिपीट हो रहा है। नहीं 1880 का नहीं, जीन्स जो हैं वो चलती चली जा रही हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ वो बैल बॉटम, फैशन में हमेशा जो आम आदमी है, आम काम करने वाला है, जो नौजवान है, वो हमेशा इसको अपने पहनावे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और वो अभी भी है, मतलब उसमें कभी कमी नहीं आई, बल्कि दुनिया में फैलाव हुआ है बहुत ज़्यादा। आप इवन चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, नौजवानों का पसंदीदा तरीन ट्राउज़र में जो होगा ना वो जीन्स ही होंगे। डेनिम बहुत लोग पहनते हैं हाँ। और डेनिम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर 2-4 साल बाद हम कुछ इतना सा फ़र्क देख लेते हैं, कोई बेल बॉटम आ जाती है, कोई नैरो आ जाती है, इस तरह की मुख्तलिफ जीन्स ट्रेंड में जो है ना हाँ, चेंज ये हो है जाती है, कि- स्टाइल चेंज हो जाता है। ये है मतलब Style। स्ट्रेचेबल आ जाती हैं, हाँ। कभी लूज आ जाती लेकिन हैं, जीन्स कभी फैशन में रहती है। लेकिन जीन्स हैं, मतलब वो रहती हैं। जीन्स है। अच्छा जी आगे बढ़ते हरमीत हैं। से जरा पूछो ना पहले कि हरमीत पहनता कि नहीं पहनता। हरमीत आप बता दें, दस्तार तो आपकी बहुत मजे की होती जी है, जी बाकी जी ड्रेसिंग जरूर, सेंस भी मैं तो बहुत इसलिए अच्छी कह है। रहा हूँ कि वही जीन्स को रखना पड़ेगा, अब आने वाली नस्लों के लिए कोई फायदा पहुंच सकता है कह रहे उनके हैं अपनी जीन्स को लिए। ये 2022 की जीन्स, और अब आप देखें ये जमाना कितना बदल गया है। ये 2022 की हरमीत की जीन्स है। आने वाली अगली नस्लें इसको इसलिए हाँ संभाल के एग्जैक्टली, रखेंगी। मैं वही सोच रहा हूँ। अच्छा जी आगे बढ़े सर, आगे अगली खबर हाँ जी। हमारी बड़ी मजे की है।
माहिर है ऐसा फनकार अखरोट का, आप अखरोट के अंदर जो गिरी होती है उसको निकाल ले तो आप देखेंगे अंदर बहुत बारीक सी परतें होती हैं और बड़ा वो खूबसूरत सा लगता है। लेकिन जी हमारे पास एक ऐसा आर्ट है जब आपको दिखाएंगे, एक ऐसा आर्टिस्ट भी है जिसने अखरोट के अंदर से वो गिरी निकाल के उसके अंदर सर एक नई दुनिया बसा ली है। मतलब लाइट्स का भी इस्तेमाल किया है। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो सेंसिटिव, सो क्लीन, बहुत ही मिनिएचर में सारा कुछ किया हुआ है। सर अच्छा किचन भी बनाया है उन्होंने, ये देखिए स्टडी रूम भी बनाया है और किचन गार्डन भी बनाया है, बारबी हाउस भी बनाया है, रूम भी बनाया है। एंड यू कैन सी ये कितना सर वो डिफरेंट लग रहा है ना, मतलब इट्स वेरी वेरी हरमीत हैरान कुन है, ट्रिकी हैरान कुन है ना हरमीत। सब वाकई में आप देखें ना कि अखरोट को अगर आप खोलें तो उसमें वैसे इतनी जगह तो होती भी नहीं है, लेकिन उसमें सारा इस किस्म का आर्ट करना बड़ा पेचीदगी का काम है, बड़े मुश्किल से मैं समझता हूँ कि ये करना होता है, लेकिन उन्हें किया और करके दिखाया और बड़े मजे का है भाई। मतलब हर किस्म की लाइब्रेरी से लेकर किचन और किचन से लेकर गार्डन तक हर किस्म की चीजें उन्होंने उसमें वो की हैं। लेकिन वाकई में वो हमारे यहाँ आप कभी मेलों ठेलों पे जाए तो वो आपको मिल जाते हैं ना, वो जो आर्टिस्ट ऐसे जो लिखा होता है कि चावल के दाने पे अपना नाम लिखवाएं, और बल्कि कलमा तैयबा जो है वो लिखा होता है पूरा चावल के दाने के ऊपर। तो ये उसी तरह से मतलब ये है कि मिनिएचर आर्ट में है। अब चावल का दाना देखो साहब के देखे ना कि ये कितने ज़हीन लोग हैं हमारे इलाके के, तो ये पैदावार है अखरोट, हम तो सिर्फ खाने के लिए बैठे होते हैं। हाँ। वरना ये जो दिमाग है, ये जो इस्तेमाल है उसका ना वो अंग्रेजी कर लेते हैं। अच्छा आप ये देखें कि मेरे ख्याल से हरमीत आप जब अखरोट को तोड़ते हैं तो ओब्वियसली उसके ऊपर वाली परत जो है वो पूरी टूट जाती है। उसकी आर्ट देखिए तोड़ा भी इस अंदाज से है कि वो पूरा का पूरा वो जो राउंड शेप है उसकी वैसे की वैसी रहे। सर ये किचन गार्डन भी बनाया है उन्होंने बारबी हाउस भी बनाया और सर ऐसे ही सर लाइट्स भी यूज की हैं। बिल्कुल, एक तो आर्ट बनाई ऊपर से अंदर उन्होंने मिनी लाइट्स भी यूज की हैं। सो दैट इज रियली 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 गुड। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वीडियो को। भाई आर्ट तो आर्ट है और ये तो फाइन आर्ट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। ये खबर जब मैंने देखी और जब मैंने सुनी तो मैंने इसको फौरन अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। सर एक खातून ऐसी है जिसकी खबर मैं आज डेली डोज में देने लगी हूँ, बल्कि हमारी टीम ने ढूंढी है। सर एक आंख में से 23 कॉन्टेक्ट लेंस निकले हैं। लापरवाही की इंतहा है, मतलब ऑलमोस्ट आंख जाया करने वाली बात है अगर आप देखो तो। वो जिंदा मतलब ऑब्वियसली अल्लाह उसे जिंदगी दे, लेकिन जिंदा रहने के लिए आप सोचें कि आप रोजाना रात को लेंस लगा के सो जाती थी मैडम, और जब सुबह उठती थी तो उनको वो लेंस मिलता नहीं था तो वो नया लेंस लगा लेती थी, बिकॉज जॉब पे जाना था और काम पे जाना था। तो सर वो ऑपरेशन किया जब डॉक्टर ने, और उसने जब ये वीडियो बनाई और ये जब वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो लोगों को यकीन करें देख के दिल दहला देने वाली ये वीडियो है। एक आंख के अंदर से 23 कॉन्टेक्ट लेंस, ये तमाम उन लोगों के लिए तनबीह है जो कॉन्टेक्ट लेंस भी मुश्किल है। आप देखें यार बड़ा मुश्किल काम इस खातून ने, किसने सिर्फ वही ना कि सुबह हुई नींद हुई लेंस गायब और दूसरा लगा दिया, और ये भी एहसास नहीं कि भैया एक लेंस ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन ऑपरेशन करते हुए आप देख रहे कि कितनी तकलीफ हुई होगी। वो तकलीफ आप अगर उस टाइम थोड़ा सा सोच समझ के आप अपना लेंस अपने ये सब कुछ रूटीन के मुताबिक चेंज करती तो ये तकलीफ तो ना देखनी पड़ती। लेकिन वाकई में कमाल के लोग हैं भाई, क्या से क्या हो जाता है और क्या से क्या कर लेते हैं। हरमीत सबसे बड़ी बात यह है कि जब बार यानी आपको डॉक्टर जो है जब कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए आई सर्जन या आई डॉक्टर जो आपको बताता है वो कॉन्टेक्ट लेंस के लिए तो ख़ास तौर पे ये कहता है कि रात को सोते हुए आपने इसको निकाल के सोना। yes, sir. ये लापरवाही की इंतहा है और तमाम लोगों के लिए एक इंतबाह है जो लोग लापरवाही करते हैं कि भाई आप रात को आप कॉन्टेक्ट लेंस ज़रूर लगाएं, लेकिन उसकी जितनी एहतियाती तदाबीर हैं साथ में उसके ऊपर अमल दरामद करें, अदरवाइज ये आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। अब इन्होंने जो पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे बाहर के मुल्क में जो ये वाक़या हुआ है, वहाँ पे तो आई के लोग हो गए, दांतों के लोग हो गए, उनकी फ़ी भी हज़ारों डॉलर्स में होती है। तो इन्होंने जब वो पे किया एक मामूली सी गलती से, और ऐसी गलती इसमें 23 कॉन्टेक्ट लेंसेज आंख के अंदर फंसे हुए। और सर आप ये देखिए कि इस गलती का खमियाजा ये भी भुगतना होगा कि वो आंख भी खुदा न खासा ज़ाया हो सकती थी। मतलब अगर हम इन लोगों की बात करें जो कॉन्टेक्ट या फैशन लेंस की अगर हम बात करें, कलर्ड लेंस जो है वो आजकल फैशन के तौर पर लगाए जाते हैं, शूट्स के लिए लड़कियाँ लगाती हैं, फैशन में है, ट्रेंड में है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कहा यह जाता है कि आपने नैप भी अगर लेना है ना आधे घंटे का, तब भी आप लेंस लगा के आंखें बंद करके सोने वाली कंडीशन में ना जाएं।
और पता नहीं ये खातून तो जमा करती नहीं है सर, मुझे लगता है कहीं रखने की जगह नहीं थी, आंख में जमा कर ली उन्होंने सारे आंख में बैंक बनाया हुआ था, लेंस बैंक बनाया हुआ है। अच्छा जी, बहरहाल आप बहुत एहतियात करें, आंख बड़ी कीमती चीज़ है और ये ज़ाया होने से बचाने के लिए आपको प्रिकॉशंस करना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची में सर एक ज़बरदस्त सा मुकाबला हुआ और ज़बरदस्त सर ये मुनफरिद मुकाबला था। मुकाबला क्या था मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, मुझे आज भी याद है बचपन से लेके अब तक सर अब्बा इनाम रखते थे, जो भी दिन में 5 नमाजें पूरी पढ़ेगा, हम 5 बहनों में से, अच्छा। तो अब्बा नमाज के लिए इनाम रखते थे। अब ये मुकाबला आपको बता देती हूँ, 40 दिन तक फजर की नमाज बाजमात पढ़ने का ये मुकाबला था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सर विनिंग के बाद उनको इनामात दिए गए और बच्चे बहुत खुश थे और उनको साइकिल्स मिली, बच्चों को साइकिल्स मिली। सबसे बड़ी बात यह है, ये बच्चों के अंदर एक डेडिकेशन पैदा करने वाली बात है। बुनियादी तौर पे आप ये देखो कि वो नज़्म ज़ब्त के पाबंद हों, नमाज भी है ज़रूरी, मतलब ये है कि नज़्म ज़ब्त की पाबंदी भी ज़रूरी है। नज़्म ज़ब्त सिखाती है ना सर, सुबह सुबह उठना, नमाज पढ़ना, बाजमात पढ़ना, आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो आप सर ये बड़ा अच्छा मुकाबला था और बच्चों को राग़िब करना चाहिए। इसको हम लालच नहीं कह सकते, इसको हम इनाम कह सकते हैं कि अगर बच्चों को कहें कि आप फजर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे, दिन में 5 पढ़ेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। तो सर बच्चों को इस तरह की चीज़ें कहकर राग़िब करना चाहिए नमाज के। ठीक है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। क्विक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पॉलिटिकल सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से बड़ा मोतबर नाम है। एक ज़माने तक मुख्तलिफ अखबार ख़ास तौर पे बड़े जिनके और टेलीविज़न नेटवर्क्स उनके ये इलेक्शन जो उनको मॉनिटर करते रहे हैं, उनको देखते रहे हैं, उनको हेड करते रहे हैं, बल्कि इस हवाले से इनकी राय बड़ी मोतबर होती है। तो कल के इलेक्शंस के हवाले से इफ्तिखार से चल के बात करते हैं। इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लोग कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा सब जितने भी तकरीबन नेटवर्क हैं बड़े बड़े, उस पर आपका नाम शायद सबसे बड़ा और मोतबर होगा इलेक्शंस को देखने के हवाले से। तो कल के इलेक्शंस को आप क्या देखते हैं, मतलब इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुल्क की सियासत के ऊपर, इस हवाले से ज़रा बताइए कुछ। नहीं, देखें, इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने हल्फ तो उठाना नहीं। हाँ। जब हल्फ उठाना नहीं तो उसकी नशिस्तें पार्लियामेंट में बढ़नी नहीं, बल्कि ये नशिस्तें और कम रहेंगी जब तक अगले ज़िमनी इंतखाबात नहीं होते। दूसरी तरफ जो पीडीएम है उसको 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें और मिल गई हैं और उनकी जो तादाद है वो बढ़ गई है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखना है कि 2011 से लेके 2022 तक जो कोशिश की गई सियासी जमातों को तबाह करने की, उनको चोर उचक्का बदमाश कहने की, उसके नताइज इस इलेक्शन में क्या आए हैं। तो दूसरा, ये जो हम सहाफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया था वो इतना पॉपुलर हो गया है कि उसकी पॉपुलैरिटी की बिना पर अब हमें आइन से बाहर फैसले करने चाहिए। मसलन चीफ ऑफ आर्मी साहब की तैनाती उससे पूछ के करनी चाहिए, मसलन उससे पूछ के करना चाहिए कि इलेक्शन कब होने हैं। तो वो चीज़ मुझे कल इंतखाब में नज़र नहीं आई। अगर उसका बयानिया इतना पॉपुलर होता जैसा बताया जा रहा है 56 जलसों के बाद, जिसपे अरबा रुपया खर्च हुआ, तो होना तो ये चाहिए था ना कि जहाँ पे वोट है, अगर वहाँ पे 40,000 वोट पड़ता है तो वहाँ पे 80,000 वोट पड़ना चाहिए था और लोगों को लाइनों में आके खड़े हो जाना चाहिए था और मुतालबा करना चाहिए था कि हम वोट डाले बगैर घर नहीं जाएंगे। ऐसा कोई वाकया किसी जगह पे भी नहीं हुआ। जो परसेंटेज है वोट की टर्नओवर वो 35-40 के पास था। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा रहा, गैस वो ये वहाँ पे वो 9 साल से हुक्मरान हैं और जब भी हुक्मरानी आप इतने लंबे अरसे के लिए करें तो वहाँ पे आपको कामयाबी होती है। अलबत्ता वहाँ पे ANP और JUI को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। ये उनको सोचना चाहिए कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि 2011 से जो बयानिया था चोरों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, एक नौजवान नस्ल पूरी इस दौरान पैदा हुई है
जिसका वोट बना है, जिसने अपने आप को बतौर वोटर रजिस्टर कराया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। अब देखें ना, ये होती है थोड़ी बातें तजिया करने की। हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि 2011 के बाद वोटर लिस्टों में कितना इजाफा हुआ, नंबर 1। अगर हमारे सामने ये सारी तफसीलात हो तो फिर हम इसका तजिया करने में बेहतर बात कर सकते हैं, लोग सुनने वालों को भी बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साफ ज़ाहिर है कि जो नया वोट दर्ज हुआ है और हज़ारों की तादाद में दर्ज हुआ है, तो उसमें से कितना वो वोट है जो यंग है, तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी उसने हलफ नहीं लेना, वो उस पार्लियामेंट को उस काबिल ही नहीं समझता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो इस पार्लियामेंट को उस काबिल नहीं समझता, लेकिन वो इस पार्लियामेंट के इंतखाबात में बहुत दिलचस्पी इसलिए रखता है ताकि वो टीवी की स्क्रीनों पर जिंदा रहे और टीवी की स्क्रीनों से और खबरों से हट न जाए। सर बाकी अगर हमने जमातों की बात की जाए तो हम बज़ाहिर देखने में यही लग रहा था कि पीटीआई वर्सेस बाकी तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं, इलेक्शन इन दोनों के दरमियान में पहली बार अपोजिशन की बाकी जमातों का ये लफ्ज आपने सीख लिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये बाकी जो जमातें हैं ये पीटीआई का हिस्सा थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये पीटीआई की अकेली हुकूमत नहीं है, तब तो ये कहा गया पीटीआई की अकेली हुकूमत है। किसी ने उसके बाप की बात नहीं की, कभी उनके साथ एमकेएम का सीगा नहीं इस्तेमाल किया गया, दूसरी जमातों पर तज़किरा नहीं किया गया। तो हमें जब भी तज़किया करना है तो तज़किया हमें बिल्कुल ऐसे तरीके से करना है कि हम बिल्कुल बाइस ना हो। सर नून लीग कहाँ पे है? सर पीटीआई, अगर चले पीटीआई को छोड़े, अपोजिशन की बाकी जमातों को भी छोड़े, अगर हम पंजाब के खासतौर पर बात करें, बाकी भी 6 जो सीट्स जीती हैं पीटीआई ने, कराची, मुल्तान, हर जगह की अगर बात करें, तो मरियम यहाँ पर मौजूद है नहीं है, बाकी जो है वो कैंपेन कर नहीं सकते। Mariam was not in the campaign and I don't think that she will be coming back very soon. Okay. Yes. All right, sir. जी अच्छा हरमीत। जी हरमीत, अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह हम देख रहे हैं कल के इलेक्शन के बाद हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए या मोहसिन रांझा हो गए, तलाल चौधरी हो गए, उनके बयानात बड़े मायूस कुन से नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि लीडर का फुकदान है, लीडर जब तक नवाज शरीफ नहीं होगा तो जीतना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। इसका मकसद, बात करने का मकसद उनका ये है कि भाई मरियम नवाज साहब या शहबाज शरीफ जो है सीटें नहीं निकाल सकते। इसी के साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि अब हमारे लिए बड़ा टफ टाइम होगा 2023 में। सर आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। तो मैं आपको ये जवाब देता हूँ, मायूसी क्यों नहीं होगी उनको। मायूसी एक बड़ा लाजमी जुज़ इंसानी फितरत का हिस्सा है। वो उनको शिकस्त हुई है, उन्होंने नशिस्तें हारी हैं, तो मायूसी तो होगी। और एक बात जो आप जवाब देने को कोई तैयार नहीं, ना ही हम इसको स्टडी करने को तैयार हैं मेरे दोस्त, देखना है कि 2018 के बाद, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, जो इन हलकों में जहाँ पे उनको कामयाबी हुई है और जहाँ पे पीडीएम, जहाँ आप बराह रास्त कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त हुई है, देखना है कि वहाँ पे कितना नया वोट दर्ज हुआ है। आपको पता नहीं कि बहुत बड़ा शोर मचाया पीटीआई ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कि 22-22 हज़ार जाली वोट डाला गया है, 22-22 हज़ार जाली वोट दर्ज किया गया, अदालतों में गए ये खौफ के मारे। ठीक है, वो उनका खौफ गलत था। नया वोट दर्ज होता है, असल में जो नया वोट दर्ज हुआ है वो वोट है टुवर्ड्स इमरान खान। वो नौजवान लड़के हैं, उनको कुछ नहीं पता कि माजी में क्या हुआ। वो कहते हैं कि ये सियासतदान चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, फ्रॉडी हैं। अब बड़े मजे की बात है, ये तो इनमें ये तमाम खराबियां हैं, लेकिन पीटीआई के किसी भी सियासतदान में ये खराबी नहीं है। ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता उन नौजवानों को बताएगा कि असल में सियासत क्या होती है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नताइज ऐसे ही आएंगे। और मुझे बताएं नताइज का पाकिस्तान की सियासत पे क्या फर्क पड़ा। सीटें तो उतनी की उतनी रहेगी, बल्कि अभी एक नया खेल खेलेगा इमरान खान। पहली बात वो हलफ नहीं लेगा, दूसरी बात है हलफ ना लेने की वो 2 वजूहात बताएगा। और मेरे ख्याल में पटिशन तैयार कर ली होगी उन्होंने। एक ये होगी कि जनाब इसहाक डार ने भी तो हलफ नहीं लिया था इतने साल, तो मैं भी नहीं इतने साल हलफ लेता। चौधरी निसार ने भी तो हलफ नहीं लिया था इतने साल, मैं भी इतने साल हलफ नहीं लेता। ये खेल है सिर्फ इस सारे सिस्टम को डायनामाइट करने की। इसमें वो काफी हद तक कामयाब है और इसकी उसको शाबाश देनी चाहिए। लेकिन ये सवाल भी तो करना चाहिए ना कि 55 जलसे
कहाँ से होंगे? हु इज पेइंग फॉर दैम? हाँ नहीं, बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए। इफ्तिखार, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, साथ ही रहेगा और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम चल के इनसे तबसरा लेंगे ब्रेक के बाद। यस सर। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल के इलेक्शंस के हवाले से इफ्तिखार अहमद साहब से बात हो रही है। इफ्तिखार, ये फरमाइए कि मुल्तान का जो आपको इलेक्शन हुआ जिसमें पीटीआई को शियाई को शिकस्त हुई है, ये क्या शाह महमूद कुरैशी की ज़िद की वजह से ऐसा हुआ है, अली गिलानी की मेहनत की वजह से ऐसा हुआ है, क्या फैक्टर है? देखें, मुल्तान के दोनों अशराफिया खानदान आपस में बरसरे बेकार हैं ताकत के लिए, और उसमें गिलानी का खानदान इसलिए ज़्यादा कामयाबी हासिल कर गया कि वो नौजवान लड़का गली गली मल्ला मल्ला जाता है और वो लोगों की गमी और खुशी में शरीक होने का आदी है। जबकि दूसरी तरफ वो पीर साहब हैं, वो लोगों से हाथ मिलाते हुए भी देखते हैं कि शायद तो गलत उंगलियां तो नहीं उनकी गायब होगी। वो उनका आवाम से ऐसा कोई रास्ता नहीं है जैसा इसका गिलानी फैमिली का है। और दूसरा कि गिलानी फैमिली का लड़का वहाँ का था, और जो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी बेटी तो कराची में रहती है। शी इज नॉट इवन मुल्तान से उनका तल्लक भी नहीं है। तो ये बात भी बड़ी मैटर करती है। और अच्छा हुआ कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया मुल्तान का, और पीपल्स पार्टी को शाबाश देनी चाहिए कि दे हैव रिटेन देयर सीट कराची एज इन मुल्तान। तो इसमें उनकी कामयाबी तो है। और दूसरी बात है कि ये फैसलाबाद में जो शिकस्त हुई है अपना आबिद शेर अली को, आप मैं समझता हूँ ये सही है। मतलब ये तो नहीं कि आप इलेक्ट होकर जाके लंदन में 4 साल गुजार के आके दोबारा वोटर के पास जाए। वो बड़ा गलत फैसला था उस पार्टी का। पार्टी को भी तो सोचना चाहिए ना। असल में कुछ सियासी पार्टियों ने ये समझ लिया है कि वोटर जो है ना, उनका कुछ जाती वो है, उनको परमानेंटली उसने लिख दिया उनको कागज पे कि मैंने जिंदगी भर उनको वोट देना है। और मैंने आपसे से सेगमेंट में कहा कि जो नया वोटर आया, जो नौजवान वोटर आया, उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीडीएम के पास कोई नारा नहीं है। देयर इज नो स्लोगन फॉर दैट। देखो ना, नए नौजवानों को ये तो कितना अच्छा लगता है, इंकलाब आएगा, खून बहेगा, सिविल वॉर होगी, लाठीचार्ज होगी, लाठीचार्ज का मुकाबला करेंगे, ये इन अमीरों को उठा के बाहर फेंक देंगे, इनसे सब कुछ छीन देंगे, इनको जेलों में डाल देंगे, इनको उल्टा लटका के इनको घंटी लगाएंगे। कितने खूबसूरत बातें हैं नौजवानों के जेलों में। तो उसके मुतबादल में उनके पास तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है किसी को उल्टा लटकाने का या किसी को जेलों में भेजने का वादा करने का। ऐसा तो नहीं है। देखो, एक बात याद रखना, नौजवान हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब एस्टैब्लिशमेंट से मुराद फौज वौज नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि फौज को इन्होंने जितना रिगेट दिया, एक काम कर गया इमरान खान कि फौज के बारे में जिन ख्याल का इजहार कर गया, फौज को अब बरसों सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो अमल 2011 में किया था उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। जिस तरह फौज के ये भी सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की वॉर में उसमें शिरकत करके पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये पढ़ते तो होंगे जरूर और लिखते तो होंगे, शायद कभी किताबें भी हमारे सामने ऐसी हैं। तो ये बात है, इस पे बिल्कुल आबिद शेर हारा है तो अपनी गलती से हारा है। ही हैज टू बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। ये तो गलत है कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में ना हो और टोको करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। एमकेएम के बारे में आप बताइए, उसका क्या मुस्तकबिल लगता है आपको? कराची में उन्होंने हारा। एब्सोल्युटली नो। ये जब तक अल्ताफ भाई हैं, अल्ताफ भाई का नारा है बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो। मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, उनको तस्कीन मिलती है, उनकी अना को ताकत मिलती है, उनको एहसास होता है कि वो कहीं पे बैठ के ये कह सकते हैं और लोग उनकी बात पे अमल करते हैं। लेकिन इसका नुकसान अमली तौर पे एमक्यूएम से तल्लुक रखने वाले सियासी कारकुनों और उस इलाके के रहने वालों को हो रहा है जहाँ पे वो रहते हैं, क्योंकि उनके मसाइल जो हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। उनको खुल के पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो उनके आपस के बामी इख्तलाफात हैं कोशिश करनी चाहिए कि उनको रिजॉल्व करके वो आगे चले। ये पीपल्स पार्टी ने देखें साबित किया है कि अगर इकट्ठे होकर और अपने इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए तो देखें बड़ी मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के पास हमेशा से कोई कराची की सारी नशस्तें नहीं रही। 1970 से ऑनवर्ड 2-3 कौमी असेंबली नहीं, इससे ज़्यादा कभी भी उनके पास कुछ नहीं रहा। तो ये उन्होंने बहरहाल दे हैव डन इट। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सोचना चाहिए, अगर वो सोचने के मूड में आए कि उन्होंने 2000 अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, और अगर उनका ख्याल है कि वो खंबे को वोट दे टिकट देंगे वो जीत जाएगा, तो वो गलती पर है।
खंबा नहीं जीतेगा। देखना पड़ेगा कि वोट क्या है, नए वोटर जो आए हैं क्या, और नए वोटरों तक उनकी पहुंच है या नहीं है। अगर नए वोटरों तक उनकी पहुंच है, वो उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो फिर बात शायद बने। मतलब ये जो तस्वर होता है ना खंबे को वोट देने का, ये दो जो इलेक्शन हुआ ज़िमनी इंतखाबात का, अगर वो भी पीटीआई की नशिस्तें थी और ये भी पीटीआई की नशिस्तें हैं, 12 इलेक्शन तो हुआ। और मेरा जो इसके खिलाफ है वो यही है कि फायदा कोई नहीं है। असेंबली की सीटें जो इमरान छोड़ देगा, इमरान मजाक कर रहा है असेंबली के साथ और इस जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी के साथ, वो उस पर तमस्खर उड़ा रहे हैं कि देखो मैं इलेक्शन में भी जाता हूँ और हल भी नहीं करता हूँ, वोट भी लेता हूँ, ठीक है। पैसे भी लगवाता हूँ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के, और मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। सर, बात बिल्कुल ये है कि इतने इलेक्शंस कराने के बाद, कैंपेन करने के बाद अगर आप हल्फ ना उठाएं तो ये तजलील है उस पार्लियामेंट की। ठीक है, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ में। ख्याल में क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आज दुनिया भर में गुर्बत के ख़ात्मे के आलमी दिन के तौर पे मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुर्बत का ख़ात्मा जब हम इसकी बात करते हैं तो एक ऐसा ख्वाब लगता है कि जो अभी पता नहीं कितने देर बाद ये पूरा होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत के लकीर के नीचे चलते चले जा रहे हैं। उसकी वजह हमारी मौशी पॉलिसीज़ भी हैं, उसकी वजह कोरोना ने भी हमारे यहाँ बड़ा रोल प्ले किया, और फिर अब देखें तो सैलाबों में जो सूरत हाल हुई है वो बहुत ही ऐसी है जिसको हम ये कहें कि बहुत ही तशवीश का बायस है। मुश्ताक मांगट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल खिदमत फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। अल खिदमत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उन इलाकों में, ख़ास तौर पे सैलाब ज़दा जो इलाके थे वहाँ पे पैदले पहुँच के, और फिर वहाँ पे एक बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाइयाँ करके कि जो लोगों को मकान भी बना के दें, लोगों को खुराक भी पहुँचाएँ, तिब्बी सहूलियात भी फ़राहम करें। इस वक्त सूरत हाल क्या है, उस हवाले से बात करते हैं मुश्ताक मांगट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, कहना तो बड़ा आसान है कि गुर्बत से हम निकाल लेंगे लोगों को, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम, चाहे इंटरनेशनली उसको देखा जाए चाहे लोकल सतह पे देखा जाए। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ वज़रा, वज़ीर आज़म, उनकी तकरीरें तो चलती रहती हैं कि जनाब हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें किस हद तक कामयाब हैं, इस हवाले से भी फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपकी वजह से हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचती है। पहली बात यह है कि अगर गुर्बत की कोई भी डेफिनेशन आप ले लें तो पाकिस्तान की निसफ आबादी जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे है। निस्फ आबादी, निसफ आबादी यानी 11 करोड़ लोग आप कम से कम कहिए तो ये तादाद आज से कुछ साल 2 साल पहले तक 33% थी। ठीक है, लेकिन कोविड, सैलाब और माशी पॉलिसीज़, हाँ, और ख़ास तौर पर हमारी एनर्जी कॉस्ट ने मज़ीद लोगों को नीचे ले आए। ठीक है, तो जो ट्रेंड है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ट्रेंड ये है कि इसके अंदर एक एडिशन जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। ठीक है। अब इस एडिशन कंटिन्यूसली जो जारी है, ये एडिशन हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक एक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अब मर्ज़ी कह दें, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सादा ये है नहीं कि मैं भूखा हूँ सुबह, तो सुबह मुझे आपने खाना दे दिया तो दोपहर में फिर आप ही की ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो गई। तो ये जब सिलसिला आप उस साइकिल में किसी बंदे को डाल देते हैं जिससे वो निकल नहीं पाता, तो फिर गुर्बत ख़त्म नहीं हो पाती। ठीक है। अब इसका सलूशन क्या है? इसके सलूशन के लिए दुनिया जहान में बेशुमार मॉडल्स बनाए गए, चैरिटी मॉडल बनाए गए। आपने क्या आपके लिए में राशन टोकन जो है वो किसी तरह क्या उसका नाम है, वो यूरोप में मिलता है, बेशुमार है। यहाँ पर हमारे, अगर मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक करूँ, 10 लाख से कोई 20 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तंजीम के दिए हुए मुफ्त खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इससे गुर्बत नहीं ख़त्म होती। तो ये चैरिटी मॉडल जो है गुर्बत ख़त्म करने का, ये कतई दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये वक्ती है। सैलाब आ गया तो उस वक्त तो आप उससे कुछ नहीं कह सकते। यू हैव टू से कि जी चले आपको ये खाना देते हैं, ये सारे काम करते हैं, लेकिन हल नहीं है। हल एक है। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपके इल्म में है और आपको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से इल्म है
कि आज से कोई 50 साल पहले, 70 साल पहले चीन की मुआशी हालत और हमारी मुआशी हालत में कोई बहुत फ़र्क नहीं था। नहीं था। मैंने 1950 की एक्सपोर्ट फिगर देखी चाइना की और अपनी फिगर देखी, तो चाइना की और हमारी फिगर के दरमियान में कुछ चंद 100 मिलियन रुपए डॉलर का फ़र्क था। ठीक है। लेकिन हम यहीं चलते रहे और वो यूं चलता रहा और हम अभी तक कोई 25-30 बिलियन से ऊपर नहीं गए और वो कई 100 बिलियन से कई हज़ार बिलियन से ऊपर चला गया। ठीक है। उसके अपने रिजर्व इतने हैं कि वो दुनिया को डिक्टेट कर सकता है कि मैं ये। अब खैर क्वेश्चन ये है कि उसने इतनी बड़ी गुर्बत से नीचे आबादी जैसे हमारी थी तो उन्होंने उसको हल क्या किया। हल उसका कम से कम एक दिन में नहीं है, एक दिहाई में नहीं है, जबकि 25-30 साल मनसूबा बने तो ये है। अब क्वेश्चन ये है जी कि भी गुर्बत की रीजंस क्या हैं। जब हम गुर्बत की रीज़न देखते हैं तो 80% से ज़ायद लोग गरीब जो हैं वो देहात में रहते हैं और देहात भी वो हैं जो मील हा मील के फासले पर हैं और छोटी छोटी बस्तियां हैं, पहाड़ों में हैं, सहरा में हैं, डेजर्ट्स में हैं, पंजाब के परसल इलाके में हैं, बाकी में। अब वो गरीब हैं। अच्छा, उनकी अगर जब एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि जो 80 क्या 100% जो गरीब हैं उनमें 100% के 100% अनपढ़ है। कोई पढ़ा लिखा बंदा गरीब नहीं है। वो कोई ना कोई सोच से बेचे कुछ करे कर लेता है, लेकिन जितने गुर्बत हैं उनमें वो ऑलमोस्ट 100% लोग इलिटरेट है। ठीक है। और तीसरी उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है क्योंकि वो कोई चाहे ही आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा सके। और उनकी तादाद अगर आपने देखनी हो तो बाबरा चौक में या अमीर चौक में सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। तो आप उनसे अब इसका सलूशन क्या है जी? सलूशन जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि चाइना ने इसका एक मॉडल तैयार किया। अब बात सादा थी, या प्यासे को कुएं के पास ले आएँ और उसको एजुकेशन दें, उसकी स्किल डेवलप करें, उसके अंदर सलाहियत पैदा करें, या कुएं को उठाकर पैसे के पास ले जाएं। ठीक है। अब स्कूल, मदरसा, कॉलेज जो कुछ भी है, ये मुमकिन नहीं था कि आप अपने शहर से उठाकर इसे राजनपुर के पहाड़ों में ले जाएं या बलूचिस्तान के सहराओं में ले जाएं या केपी के पहाड़ों में ले जाएं। उन्होंने उन लोगों को जाकर कन्विंस किया कि आप प्लीज़ आप नीचे आ जाएं, शहरों में आ जाएं। और उन्होंने अर्बनाइजेशन शुरू की और स्मार्ट सिटी डेवलप की। ठीक है। जब वो गए उनके पास, उन्होंने कहा कि ये आप नीचे आ जाएं शहर में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ सदियों से रह रहे हैं, हमारा तो ये कल्चर है, हमारा तो ये ट्रेडिशन है, तो ये है वो है। जैसे आज भी आप किसी को कहें कि भाई छोड़ो भेड़ बकरी पालना, इससे क्या मिलता है, तो आप आए। तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरे ख़ानदान का सदियों का। उन्होंने कहा कि अच्छा एक को रख दें यहाँ पर और 2, 4, 5 जो यंग हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको आप नीचे ले आए। और वो ले आए। लाकर उन्होंने जो 5-10 नीचे लाए, उन्होंने वो तीनों चीज़ों को पूरा किया। उनको मोटिवेट किया, उनकी स्किल डेवलपमेंट की, उनकी एजुकेशन की, और उनको ये सलाहियत दी कि वो सुबह की रोटी भी खुद कमाएंगे, शाम की भी कमाएंगे। हुकूमत सिर्फ फैसिलिटेट करेगी। ठीक है। उनके लिए स्कूल ये बने। और आज आपके इल्म में है कि सिर्फ 2-3 साल पहले, कोविड से पहले, चीन ने अनाउंस किया था कि हम पॉवर्टी लाइन से अपनी सारी पब्लिक को बाहर ले आए। ये है मॉडल। इस पर अगर हम काम करते हैं, इनफरादी तौर पर भी यही है। आप बजाय इसके कि आप किसी को हर रोज़ रोटी देने जाएं, उसके एक बच्चे को भी उठाकर शहर ले आए, तो जब एक बच्चा शहर आ जाएगा तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पून फीडिंग जो है अपनी ख़ानदान को करेगा। मुश्ताक साहब, इसमें एक और चीज़ भी है और वो जो देखने में आती है, मसलन चीन ने एक लंबे अरसे तक एक इकोनॉमिक इनजस्टिस को ख़त्म किया और उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये देखा कि जो हुक्मरानों की या ऊपर के उमरा तबके की अय्याशियाँ हैं उसको भी ख़त्म किया, एक बराबर का मतलब बहुत काम किया जी। अब हमारे यहाँ उलट हुआ है बिल्कुल। अगर आप 1970 की, 50 की, 40 की असेंबली देखें तो आम आदमी भी थे। अगर आपको याद पड़ता होगा, डेफिनेटली आपको याद होगा, भुट्टो के जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा था जो अपनी गाड़ी भी रखता हो। जी, मैं टोबर इलेक्शन की तल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ पे जंग में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा चौधरी असलम साहब आप टिकट ले लें। उसने कहा जी ₹2.25 जेब में है, ₹100 टिकट जंग का टोबे से लगता है, तो 8 आने में तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। ठीक है। उसने कहा तुम इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारे इलेक्शन कैंपेन पे आऊँगा। वो आए और जीत गए। आज सूरत हाल ये है जी कि भी वो जिसने इलेक्शन लड़ना होता है
वो तो 100 बंदों को खाना सुबह, 100 को शाम, 100 को रात को, 3-3 4-4 गाड़ियाँ, उनका तो 30-40 कैपिटलिस्ट पूरे का पूरा पूरा हमारा जी, ये निज़ाम जमहूरियत जो है ना जी कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। ये कैपिटलिज्म ने इस पे अपना काबू डाल लिया है। अब अगर अमेरिका में इलेक्शन लड़ना है तो वही जीतेगा जिसके पास डॉलर है, इंडिया में वही जीतेगा। इंडिया की एक स्टडी मैंने पढ़ी कि आज से 1970 में कितने % लोग अरबपति थे असेंबली में और अब कितने। और अगर आप पाकिस्तान की असेंबली में देख लें तो मुझे एक किसी गरीब का नाम बता दें जो अपने घर से खाता हो और उसके वर्कर भी घर से और खाते सर हैं। अब तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन लड़ना किसी आम बंदे का काम ही नहीं है जो कि मुलाजमत करता हो या कोई जमहूरियत सवाल ही का पैदा हामी नहीं हो। हम सोच ही नहीं सकते। सर डेफिनेशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हम देते हैं एजुकेशन की डेफिनेशन ना कि लिटरेट वो होगा पाकिस्तान में जिसको अपना नाम लिखना आता हो या इस तरह से। गुर्बत की डेफिनेशन को किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकेंगे? बिकॉज यहाँ पर अगर देखें ना, पनाहगाहें बना दी, खाना मिल गया, ओके गरीब को मिल गया, सेहत कार्ड बना दिया, 10 लाख हमने उसमें डाल दिया, हमने सेहत कार्ड की सहूलत आपको दे दी। लेकिन गुर्बत के खात्मे के लिए या गुर्बत को डिफ़ाइन करने के लिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे भी ज़िंदगी गुजार रही है, हम इसे किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? बड़ी सादा सी डेफिनेशन क्या है। सर? मेरी बेसिक नीड्स है, मेरी बेसिक नीड 3 है। मुझे हेल्थ चाहिए, खुराक चाहिए, मुझे तालीम चाहिए। तालीम ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी मुझे आप एची से ना पढ़ाएं, मुझे अपने पिंड के स्कूल में तो पढ़ा दें। तालीम तो दें। तालीम मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे किसी अस्पताल में दवाई तो दे दें, और मुझे सुबह उठूँ तो मेरे पेट में डालने के लिए कोई चीज़ तो मेरे और ये पास सारी नहीं जिम्मेदारियाँ हमारी हुकूमत की। है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, और वो इसको इसलिए भी अदा नहीं करता, कैपिटलिज्म इसको इसलिए भी उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देता कि जिसने घर से खा ली वो तो फिर आपको आंखें दिखा सकता है, खुद खाएगा, खुद कमाएगा तो दिखाएगा आंखें। वो फिर वोट तो अपनी मर्जी का दे सकता सर है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, आप, ओवर टू यू। जी जी मुश्ताक साहब, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं गुर्बत की, अगर बात की जाए, जिस तरह चाइना की मिसाल रऊफ साहब ने और आपने भी दी, लेकिन अगर हम अपने पड़ोस में देखें, बांग्लादेश जो 1971 में हमसे आज़ाद हुआ, आज उसकी GDP आज गुर्बत से जिस तरह आवाम को वो निकाल चुके, इस तरह हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 23 करोड़ जो है वो मोदी सरकार जो है वो अपनी आवाम को निकाल चुकी है, गुर्बत की लकीर से ऊपर सतह पर लेके चले गए हैं। आज वो 5वीं बड़ी मईशत है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार हो सकता है। बांग्लादेश ने क्या किया कि ख़वातीन को जो है रोज़गार की तरफ लेके गए, उनको हुनर सिखाया। लेकिन अब अगर यहाँ देखा जाए तो या तो हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी ख़वातीन को इजाज़त नहीं देती, या उस तरह गवर्नमेंट भी हुनर सिखाने के हवाले से नाकाम नज़र आती है। आप क्या समझते हैं कि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान में ख़वातीन की है, तो ये भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है? क्या करना चाहिए ख़वातीन के अनिल हवाले भाई, से? एक तो आपने मेरी बात की तस्दीक की है कि ये दो मुल्कों का नाम लिया है, उन्होंने गुर्बत को चैरिटी से नहीं निकाला, ठीक है, उन्होंने उनको हुनर दिया। ठीक मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल से है तो मैं टेक्सटाइल की मिसाल आपको दूंगा। जब आज़ाद हुआ तो उनकी एक्सपोर्ट 0 के करीब थी, एक सिर्फ जूट था, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स उनकी नहीं थी। उन्होंने दुनिया को जाकर ये बताया कि देखें, अगर आपने हमारी मदद, हमारी शर्ट ना खरीदी तो अल्टीमेटली हम मज़ीद गरीब हो जाएंगे और आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो उन्होंने मोस्ट पूरेस्ट कंट्री का स्टेटस यूरोप से अपने आप को दिलवा लिया, जिसकी बुनियाद पर उनको बहुत सारे टैक्सेस के अंदर जो इम्पोर्टेड था उनका, यूरोप का या अमेरिका का, उसको का रिलीफ मिल गया। लोगों ने वहाँ पर शिफ्ट किया। मैंने खुद बांग्लादेश की इंडस्ट्री को देखा, ठीक, मैंने एक इंडस्ट्री को देखा जिसमें कोई 800-900 लोग काम करते थे, तो उस 800-900 में 8 मर्द थे। अभी मैं 2 साल पहले मैं बर्मा में गया तो बर्मा में एक फैक्ट्री में गया तो वहाँ 1000 बंदा था, 1000 में 10 आदमी सिर्फ थे। उनका चौकीदार भी जो है ना वो खातून थी। अब वो हमारे यहाँ को कल्चर का जो ये बंदिश है ना जी, कुछ देहाती इलाकों में तो मौजूद है, वरना शहरों में ये बंदिश मौजूद नहीं है। और हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक हम खुद उसमें से नहीं निकलते, मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, गारमेंट इंडस्ट्री से है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वहाँ दुनिया जहान में गारमेंट इंडस्ट्री में 90-95% ख़वातीन है, और हमारे यहाँ 90% ये मर्द हैं। और कराची के अंदर क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ वीमेन जो है गारमेंट इंडस्ट्री में वो कहीं बेहतर है। अब वो सिलसिला बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और हमारी इंडस्ट्री में मुमकिनात में से शामिल नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई खातून जाए और उसके साथ कोई बदतमीज़ी करे। अब वो बदतमीज़ी करने का मतलब ये है कि अगले दिन 500 ख़वातीन नहीं आएंगी,
ठीक है। तो इसलिए उनकी इज्जत की, उनकी अस्मत की, उनकी हर तरह की हिफाजत जो है वो इंडस्ट्री लेती है। अब ख़वातीन वहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ देता हूँ कि वो खातून जाना तो चाहती है, इंडस्ट्री बंद होगी। पॉइंट। अब वो मतलब वो गाड़ी खरीदने वाला नहीं है, गारमेंट खरीदने वाला नहीं है, मतलब इंडस्ट्री को बिजली बिल नहीं दे पा रही, इंडस्ट्री को वो सपोर्ट जो यूरोप में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ वाली चेयर जो थी वो गारमेंट इंडस्ट्री के हेड की है। और आज पाकिस्तान में पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वजूद ही नहीं था मिनिस्ट्री का। फिर हमारे यहाँ मिनिस्ट्री बनी और वो मिनिस्ट्री कुछ लोगों को वारा नहीं खाई, और आज पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री जो 60% प्लस एक्सपोर्ट करती है, 40% प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उसका कोई भी मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जिसका कॉमर्स ताल्लुक है, उसका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एक विंग है जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया गया। तो ये बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूँ और मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि इंडस्ट्री हुकूमत कुछ ना करे, कम से कम फैसिलिटेट तो करे। अब मुझे कोई मिनिस्टर ही नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं और मैं 60% एक्सपोर्ट पे खड़ा हूं, तो वहाँ तो काम ये, वहाँ पे हरमीत साहब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो इतने हंगामे हुए, आपके लिए में है कि वहाँ पे कई हुकूमतें बदली, लेकिन ये तय था कि जितनी मर्जी स्ट्राइक होगी कंटेनर नहीं रुकेगा। ठीक है, अवाम कंटेनर नहीं रुकने देंगी, वो कहेंगे नहीं ये कंटेनर हुकूमत का नहीं है, ये तो हमारी माओ बहनों ने बनाया है, तो माओ बहनों का बनाया हुआ कंटेनर बिकेगा तो अगले कंटेनर बनेगा ना। तो उन्होंने तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा, और उसका नतीजा क्या हुआ? गुर्बत में कमी का एक और फैक्टर भी हुआ। ये हुआ कि पाकिस्तान बनते वक्त भी हमको 3.25 साढ़े 3 थे और वो 3.25 के करीब थे, और जब आज़ाद हुए तो उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा थी। आज उनकी पॉपुलेशन 16 करोड़ है और हम 22 करोड़ पर खड़े। इसलिए कि जब वो खातून बाहर निकली है, उसने काम शुरू किए हैं, तो उसको एहसास हुआ कि मुझे उतने बच्चे पैदा करने चाहिए जिसकी मैं खिदमत कर सकती हूँ। अब वो पॉपुलेशन की कमी ने भी उनके रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज किया। ठीक है मुश्ताक साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। काम की बातें आप बता रहे हैं, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्लान्स जो बनाकर हम अपनी माशी सूरत हाल को और पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, तो एज ए इंडिविजुअल भी आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ये सेगमेंट करने का मकसद सिर्फ ये था कि टेक्नोलॉजी में हम रहते हैं और टेक्नोलॉजी जो अब देख रहे हैं कि अपग्रेड होती जा रही है, तो बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को सिखाना चाहिए, बिकॉज ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए ही है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बच्चों की बात की जाए, तो आज आप 1 साल का हो, 1.5 साल का हो या 2 साल का हो, बच्चे को आप देखते हैं फ़ोन यूज़ करता हुआ। सारा कुछ आजकल बच्चे फ़ोन से, मतलब मुख्तलिफ गैजेट से सीख रहे हैं। ख़ास तौर पर इस सेगमेंट, इसका मकसद ये है कि बच्चों को छोटी उम्र में, अगर 2 साल का बच्चा होगा तो मामा बड़ी तेज़ से कहती है बेटा ABC सुनाओ, बेटा 1 2 सुनाओ। छोटी उम्र में कितना ज़रूरी है बच्चे की शख्सियत की पुख्तगी के लिए उसको नज़्म व ज़ब्त सिखाना, या उसे बताना हाउ टू सेट, हाउ टू इंटरेक्ट, और उसे अपने साथ बाहर लेके जाना। इस पर डिटेल में बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा कनीज़, इन्हें कहते हैं माहिर नफ्सियात है। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैंने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे 1-2 दिन पहले, तो हम उसमें कहा जा रहा था, माहिर नफ्सियात इस पर बात कर रहे थे, माहिरीन ने कहा कि बच्चों को बाहर जाएं, शॉप्स पे जाएं, शॉपिंग पे जाएं, लेकर जाएं, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने किस तरह से इंटरेक्ट करना है, बाहर की दुनिया कैसी है। लेकिन ऑब्वियसली होना भी चाहिए, लेकिन किस हद तक होना चाहिए? हमारा फोकस ये होता है कि बच्चे को बचपन से ही बेसिक एजुकेशन जो है, तालीम ABC हो गई, कायदे हो गए मुख्तलिफ, वो सिखाया जाए, वो पढ़ाया जाए। ये कितना ज़रूरी है? एक्चुअली अगर हम अपने पेरेंट्स की कहानियाँ सुनते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इवन हम भी जिस दौर से गुजरे हैं, हमने एक पूरी जनरेशन को बदलते हुए देखा है, फ्रॉम द डायल फोन्स टू द स्मार्टफोन्स, द कंप्यूटर जनरेशन, एंड हमें बाहर का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, गेम्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। बट आजकल बच्चे, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मोबाइल, वीडियो गेम्स की तरफ, कंप्यूटर गेम्स की तरफ, बस वहाँ तक लिमिटेड रह चुके हैं। एंड देन दे डोंट ऑल्सो नो अबाउट सोशलाइजिंग, जैसे कि हमें समाजी तौर पे बड़ों से, छोटों से, किसी एक ओहदे पे फाइज इंसान से कैसे बात करनी है, नहीं पता। और ये बेसिकली, जैसे आपने कहा, इब्तदाई उम्र में जो पेरेंटिंग है उसका बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर। इफ़ आई एम यूजिंग मोबाइल ऑल द टाइम, तो मेरे बच्चे वो नोट करेंगे और वो मुझे देख के सीख रहे हैं।
तो अक्सर ये कहा भी जाता है और आपने शायद सुना भी होगा कि बच्चे सिर्फ नसीहत से नहीं सीखते हैं, आप उनको नसीहत करते चले जाएंगे वो नहीं सीखेंगे, एक्शन से सीखेंगे। बिल्कुल आपको एक्ट करना होगा और वो एक्शन इज़ नॉट दैट, अक्सर लोग कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट मैं कहती हूँ कंसिस्टेंसी इवन स्पीक्स लाउडर देन एक्शंस। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपकी हैबिट्स पॉजिटिव हैं, आप बच्चों के सामने वो हेल्दी हैबिट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका बच्चा बहुत हेल्दी माइंड के साथ ग्रो करेगा। उसको पता है कि मेरा फ़ोन यूज़ करने का एक टाइम है, मुझे पढ़ाई का एक टाइम है, मुझे सोशलाइज़ करना है उसका एक टाइम है, मुझे अपने दादा नानी अंकल्स के साथ बैठना है, बात करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, और उसमें अपनी राय देना वो बहुत ज़रूरी है। yes. जैसे कि अक्सर हम बच्चों को कहते हैं आप छोटे हैं, आप रहने दें, आपका बनता नहीं है अभी बोलना। हम उनको स्नब कर देते हैं, हम उनको सवाल पूछने से रोक देते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा बच्चे अक्सर वाई क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों क्वेश्चन है उनका। एवरी टाइम किड्स आर लाइक ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस तरह से क्यों है, या आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। सो दे आर पेरेंट्स आर लाइक बिकॉज आई एम योर पेरेंट। तो आपको एक मौका दिया उस बच्चे ने कि मुझे एजुकेट करे, और आपने वो मौका गवा दिया उसको एजुकेट करने वाला, जस्ट बाय सेइंग कि क्योंकि मैंने ऐसा कहा है तो ये ऐसे ही है। समथिंग बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग देना एट दैट टाइम वो मौका आता है जो कि आप स्किप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन हम कितना रिलाई करते हैं ज़ाहिरा इस चीज़ पर कि हम माँ बाप को खास तौर पर आजकल ये लगता है कि नहीं बच्चा स्कूल जाएगा, या अब तो इनिशियली आप मॉन्टेसरी में भेज देते हैं कि टीचर ही सिखाएगी हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू से यस, हाउ टू से नो। पेरेंट्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो सिखा सकते हैं वो टीचर्स उस तरह से नहीं उनको टीच कर सकते। वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टीचर्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले हमारी लर्निंग बच्चे की अगर हम इब्तदाई उम्र के देखें तो इट्स अबाउट पेरेंट्स। कुछ बिहेवियर्स वो माँ से लर्न करता है, कुछ बिहेवियर्स वो बाप से लर्न करता है। अगर तो हस्बैंड एंड वाइफ का कम्युनिकेशन और कनेक्शन बहुत अच्छा है तो उनको पता है कि हमें कंबाइनली एज अ पार्टनर, एज अ टीम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। लेकिन उसमें भी अब वेरिएशन है कि अब माँ कुछ और कह रही है और बाप पूरी कर देता है विश, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम बच्चों को यूज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ से भी उनकी लर्निंग नहीं होती। दूसरा, एज यू सेड कि माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना फ़ोन, अपना काम, कॉल पे लगे हुए थोड़ी देर रोक के अपने बच्चे को आई टू आई कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनके साथ इन्वॉल्व हों किसी प्ले एक्टिविटी के अंदर। क्वालिटी टाइम का लफ्ज़ सुना होगा आपकी तवज्जो चाहिए होती है। एग्जैक्टली, क्वालिटी टाइम स्पेंड। कहते हैं ना कि इंसान वो नहीं होता जो वो कहता है, बल्कि वो होता है जो वो करता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो लाख आप कहते रहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बच्चों को भी, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका असर पड़ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप कह रहे हैं उनको कि आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो फिर बच्चे को कंफ्यूज ही करेंगे। मोबाइल इस्तेमाल ना करें या टाइम पे सो जाएं। लेकिन अगर आप 4 बजे सो रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा, या आप हर वक्त टीवी के आगे बैठे हुए हैं फॉर इंस्टेंस, तो बच्चा कंफ्यूज है कि ये मुझे क्या कह रहे हैं और ये खुद क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आगे बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में कभी फैसले नहीं कर पाएगा। वो कहता कुछ रहेगा, करता कुछ रहेगा, प्रॉमिसेस अपने नहीं फुलफिल कर पाएगा, गोल्स नहीं अचीव कर पाएगा। इसलिए आजकल लोगों के पास एजुकेशन है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बताया कि दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू, लेकिन अपनी चॉइसेस नहीं है, गोल्स अचीव करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है उनके अंदर कि हमें आगे क्या करना है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, ये बात ना स्क्रीन पे पता नहीं सर बार बार करने से ऑब्वियसली इट नॉट सीम्स टू बी लाइक गुड, लेकिन हम पता नहीं कितने शोज़ में आपने देखा होगा, हमने अपने शो में बड़ी दफ़ा ये सेगमेंट किया है कि अब आजकल की माएँ इस तरह की माएँ हैं कि उनको लगता है कि ईजीएस्ट स्केप और ईजीएस्ट वे ये है कि अपने बच्चे को एक फ़ोन दो, उसे खाना भी खिला दो और आपने खुद भी जो काम करना है वो आप कर लो। जिस ज़माने में फ़ोन नहीं थे, दादियाँ थी, नानियाँ थी, या अम्मा थे, या जो भी थे, वो ज़माना क्या था। आजकल बच्चों में आपने एक चीज़ देखा होगा, हमने हर चीज़ से बच्चों को मना करना होता है। बाहर जाना है, नो, आप घर रहो। ये काम करना है, नो। हमने इतना उनको नो सिखा दिया कि फिर वो जब वो रिवर्स करते हैं और हमें नो कहते हैं हर चीज़ पे, तो वो हमें वो बहुत बुरा लगता है। ये कितना गलत है बच्चों को सिर्फ ना सिखाना। जब हम बच्चे को ना कहना शुरू कर देते हैं हर बात के ऊपर, तो हम उसके अंदर एक सीखने की सलाहियत को स्टॉप कर देते हैं। और हम उसको सिखा रहे हैं कि बीइंग एन एडल्ट इट्स सो इजी टू से नो। तो जब वो एडल्टहुड में जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को नो कहना शुरू कर देते हैं हर चीज़ के लिए। एंड अक्सर मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं लाइक हमने तो अपने बच्चे को सब कुछ दिया, हर चीज़ अवेलेबल दी, और बट व्हाट वाज लैकिंग, इट वाज टाइम, इट वाज बीइंग देयर फॉर योर चाइल्ड उस वक्त, और वो वहाँ से गायब थे।
अगर आप हम अपने दादी नानियों का वक्त याद करते हैं, वी स्टिल रिमेंबर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज, क्योंकि वो हमारे साथ सारे काम छोड़ के दे यूज्ड टू सिट डाउन। इवन खाना भी अगर उन्होंने हमें खिलाना है, बेशक घंटा लग रहा है, दे विल प्ले विद अस, दे विल सिट डाउन। और लेकिन आजकल ये है कि अच्छा नहीं खा रहे एंड आई डोंट हैव टाइम, गिव द फोन। ओके, और बच्चा फोन से फिर खा भी लेता है बिकॉज वो वहाँ ध्यान लग जाता है। हरमीत बड़ी देर से हमारा साथी है इस्लामाबाद में। जी हरमीत। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें उम्मन ये होता है बच्चों में कि जब वो कोई शरारतें करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक जगह से उनको कोई सपोर्ट मिल जाएगी जब वो शरारतें करते हैं, और कहीं ना कहीं से डांट भी मिल सकती है तो सपोर्ट भी है। लेकिन हम उम्मन ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको जो रिएक्शन है वो दोनों तरफ से बड़ा अजीब सा आ जाता है, यानी माँ बाप दोनों गुस्से पे आ जाते हैं बच्चे पे। ये कितना शख्सियत को बच्चे के आने वाले दिनों में मुतासर कर सकता है? इसमें क्या वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए, किस तरह रोल अदा करना चाहिए ताकि बच्चे की शख्सियत जो है वो मुतासर ना हो? इस पर्सनालिटी स्टाइल को कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल। इसमें अक्सर माँ बाप कहते हैं जो हमने कह दिया और हमने नो कह दिया, बट इट्स जस्ट द पेरेंट्स बस। उसमें अगर अब फॉर इंस्टेंस बच्चा छलांग लगा रहा है किसी सोफे पे या बेड पे जहाँ पे खच्चा है कि वो गिर सकता है या उसको चोट लग सकती है, वहाँ पे अगर मदर भी डांटना शुरू हो गई हैं, फादर भी डांटना शुरू हो गए हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा बच्चे को ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। यू डिडंट कम्युनिकेटेड द राइट फीलिंग कि हम आपकी फिक्र कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप नीचे आ जाए। नीचे लाइक फ्लोर पे छलांग लगाते हैं और इकट्ठे करते हैं, पर जहाँ पे आप उनको डांट देते हैं उनके अंदर लो सेल्फ इस्टीम आ जाती है, एंजाइटी आ जाता है, सोशलाइज नहीं कर पाते। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है ये टर्म और काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतासर हुए हैं कि सोशली उनको इंटरेक्ट करते हुए डर लगता है, मॉल्स में नहीं जा सकते। यस, दे कैन नॉट प्रेजेंट, दे कैन नॉट डू देयर वर्क इन ग्रुप्स, वो किसी से बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहना, सहमा हुआ रहना। इसी तरह से उनके फिर आगे अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। यस, अच्छा, फैमिली लाइफ बहुत लॉन्ग टर्म है मतलब इसका असर। जब तक इसके ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा और ये फिर आपके साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके अंदर पास आउट हो सकता है उसी तरह से। हमारे सेगमेंट का इस टॉपिक का क्रक्स भी यही है कि वो नज़्म व ज़ब्त जो अर्ली एज में आप बच्चों को सिखाते हो उसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एजुकेशन तो उनको देनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको कितना ज़रूरी है हर सोसाइटी में इन्वॉल्व करना। बेसिकली आपका कोई इवेंट है, आपने उनमें उसके बारे में उनको बताना है, ईद है, त्यौहार है, यूजुअली आप वीकेंड्स पे जाते हो ग्रॉसरी करने के लिए, तो आप बच्चों को तभी बाहर लेके जाएं तब वो बहुत सारी चीज़ें सीखें। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरी जो साइकोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि इतनी देर तक अफेक्ट करता है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। शुरू के जो 5 से 7 साल हैं बच्चे के, आप उसको जो भी बनाना चाहते हो आप उसमें बना सकते हो उसको। यू कैन मेक दैट पर्सन अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ जेंटलमैन एंड मोर स्पेसिफिकली अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो वो जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 साल उसके बाद उसकी एक डिफरेंट लर्निंग होना शुरू हो जाती है जिसमें टीचर्स, एक्सटेंडेड फैमिली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। जब आप उसको फैसले लेने के लिए आगे बढ़ाते हो और आप उसको एक्सपोजर देते हो, जैसे आपने कहा कि मार्केट्स में लेके गए हैं, उनको कहेंगे बास्केट लेकर आएँ और खुद सेलेक्ट करें अपना सामान, बिल खुद कराएं, एवरीथिंग, दैट इज़ अ वेरी बिग एक्सपोजर। ठीक है, अगर हम उनको वही अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो हमेशा डरे सहमे रहेंगे और ये लॉन्ग टर्म पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। शुरू के जो जितने भी अगर हम साल अच्छे से इन्वेस्ट कर दें अगर किसी बच्चे के अंदर, तो हम उनको बहुत से मसले से बचा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन इशू है ड्रग अब्यूज़ का, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, एक बहुत ट्रेंड चल गया है और किसी भी फैमिली में अगर एक बच्चा भी ऐसे तो वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है वो चीज़, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी हरमीत। जी डॉक्टर, अगर हम देखें, मैं उमूमन हम वैसे हमारे सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी आम सी है, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जाता है कि भैया छोटे बच्चों को भी कहा जाता है कि वो अपने क्लास फेलो को देख लें, अपने कज़न को देख लें, वो कंपेयर करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। इससे कितना नुकसान होता है बच्चे की पर्सनालिटी को जो है वो कितनी मुतासर होती है, थोड़े से हाल से बताइए। उससे ये होता है कि वो बच्चा हमेशा पीपल प्लीज़र बना रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है, उसके कभी भी फ़ैसले उसके खुद के फ़ैसले नहीं होते हैं और उसको होता है कि अगर मैं लोगों को खुश करूँगा तो उसमें मेरी खुशी है। और इनफैक्ट हम दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते अगर हम इंटरनली खुश नहीं हैं, और वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स की तरफ बात चली जाती है। कंपैरिजन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हम उस बच्चे को बताते हैं कि आपके अंदर ये ख़ास सलाहियत नहीं है, तो आप उस लायक नहीं हो कि हम आपको वैलिडेट करें, अप्रिशिएट करें, तो आपको दूसरे जैसा बनना है।
तो वो अपने अंदर आइडेंटिफाई करने की बजाय, ग्रो करने की बजाय, वो आपसे, मुझसे, किसी से भी वो प्रिटेंडिंग नेचर सीख लेता है। जिस माहौल में होगा वो वैसा बनना शुरू कर देगा या चाहेगा कि मैं वैसा बनूं, क्योंकि दिस इज़ मोर लाइकेबल, ताकि ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना की जाए और वो एडजस्ट हो जाए उस Yes. तमाम सिनेरियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव बातें तो थी, लेकिन यकीन करें पेरेंटिंग बहुत ट्रिकी काम बनता जा रहा है। इसको आसान करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि आप समझ सकें कि किसी बच्चे को एक मुकम्मल शख्सियत देने के लिए और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए सारे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन हम थोड़े परेशान भी हैं इस लिहाज से कि सर मिडल ऑर्डर पर हमने बड़ी डिस्कशन की है, बड़ी बात की है, और अपनी बहुत सारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस कहीं हमने बहुत अच्छी देखी, कहीं हमने बहुत अनप्रेडिक्टेबल देखी। तो अब कैसा खेलेंगे, कैसा खेलना चाहिए? अभी करंट सिचुएशन सर आप बता रहे थे पहले कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है एक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अभी 100 फॉर 2 था, लेकिन ये है कि एक बड़ा टारगेट दिया हुआ है, इंडिया ने काफ़ी स्कोर किया आज। दूसरी तरफ देखें तो वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का मैच जारी है, और स्कॉटलैंड ने 160 किए थे, 5 उनके आउट थे, ये टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन कल का एक मैच ऐसा था जिसने सब लोगों को बिल्कुल ही हैरान करके रख दिया, और वो नामीबिया ने किया कि श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी। श्रीलंका बिल्कुल ही ढह गया नामीबिया के सामने, और एक छोटी सी टीम जिसने इस तरह का मतलब वो किया है। तो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा तैयार रहना है, कितना तैयार हैं वो मिडल ऑर्डर, जैसे कि अभी आपने कहा, बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल खराब चल रहा है फिलहाल, कॉम्बिनेशन कोई मिल नहीं रहा हमें। तो अब क्या होगी सिचुएशन, कितनी तैयारी ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर करंटली देखा जाए तो सब आप बता रहे हैं, अदनान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, अभी थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है, हो जाएंगे ठीक तो हम उनको लाइन पे साथ लेंगे, उनसे तबसरा लेंगे। लेकिन सर अभी जो करंट सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेला और 187 का टारगेट है फिलहाल करंटली, बाकी सर को ज़्यादा पता होता है। हरमीत से पूछ लेते हैं। हरमीत, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल मैचेस भी हमने खेले हैं, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कोई चला कोई नहीं चला, और हमने देखा है कि हमारे कप्तान की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मकामात पर हमने देखा है कि वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए। रिसेंटली मैंने उनकी एक स्पीच देखी जिसमें वो आफ्टर मैच बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गेम का हिस्सा है, चलते रहते हैं, कभी हम अच्छा खेलते हैं, कभी हम अच्छा नहीं खेलते। तो आपको क्या लगता है किस तरह की स्ट्रैटेजी लॉन्च करनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखें जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी जो सीरीज़ थी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें जीत मिली, अब अगर देखा जाए जिस तरह राहुल साहब कहते हैं कि जो नामीबिया ने जिस तरह शिकस्त दी है श्रीलंका को, वो भी बड़ी हैरान कुन है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना होगा। अगर हम देखें अब फ़खर की जो वापसी है या शाहीन शाह की जो वापसी है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मेरे ख्याल में साइन है टीम के लिए, टीम को। या हम अगर हम देखें कल बाबर आजम जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, और जिसमें उनका ये कहना था कि फ़खर जमान के आने से जो हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला है, और उससे कबल भी हमने देखा है कि इस बार कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ, बल्कि हमने देखा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था उसमें मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस की वजह से ही हमें जीत हुई। हालांकि हम तो ज़्यादातर जो होती है रिजवान और बाबर अगर कुछ कर पाते हैं तो उसके बाद हम जीत जाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं पाते तो मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाती नजर आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस फाइनल मैच में एक मजबूत होते हुए हमें मिडिल ऑर्डर नजर आई है, तो अगर फ़खर जमान की वापसी से ऐसा लगता है कि मामला कुछ और भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा अलमिया है, ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए ये है कि वो मिडिल ऑर्डर पर फोकस करे। और बॉलिंग की बात की जाए तो इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान के पास है। शाहीन शाह की दोबारा वापसी होगी, इसी के सामने नसीम शाह को देखा, बड़ा कमाल का मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अदनान, कहिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं आज के मैच को जो करंटली अभी हो रहे हैं, और हमारी तैयारी कैसी और कैसी होनी चाहिए, आप इस पर क्या रिव्यू करते हैं? देखें किस तरह कल के मैच जो नामीबिया ने किया है, जो बहुत बड़ी शिकस्त दी है वर्ल्ड कप में, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि श्रीलंका वो टीम थी जो चैंपियन हुई रिसेंटली एशिया कप में, और इस तरह मैच हार जाना, इसका मतलब है कि जो कंडीशन है वो ज्यादा सूट कर रही है एशिया के अलावा बाकी टीमों को। और जितने प्लेयर थे नामीबिया के पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, तो एक बड़ा अच्छा पैकेज है नामीबिया के लिए, और वही देखने को नजर आया।
यहाँ पे बड़े शॉट नहीं लगेंगे, आपको क्रिकेटिंग शॉट खेलनी पड़ेगी तो फिर बैट्समैन को हेल्प होगी। अदरवाइज अगर जब पावर हिटिंग पे रहे या बड़ी हिट मारने के तो फिर ज्यादा चांसेस आउट होने के। और पाकिस्तान की बात करें, जो फाइनल मैच जीता है न्यूजीलैंड से, जो उनके होम में जीता है, तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने चलेगा। हाँ, फखर के आने से हमारी टीम ज्यादा फखर में आ जाएगी, बैट्समैन एक ज्यादा बच जाएगा। और अगर बात करें नवाज की बात करें या बाबर या रिजवान की बात करें, तो ये एक ऐसे पैकेज है, क्योंकि बाबर और रिजवान जो है वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि उनको ये कंडीशन शूट करेगी, तो वो गैप्स में खेलते हैं, डबल सिंगल्स बहुत अच्छे लेते हैं, बाउंड्री भी हासिल करते हैं, तो ये कंडीशन उनके लिए बहुत अच्छी होगी ऑस्ट्रेलिया की चीज की। अच्छा अदनान, ये बताइए कि फ़खर के बारे में हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हुए हुए हैं। हालांकि पिछली बार जब फ़खर खेले थे तो फ़खर की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं थी, उनके रन रेट भी बहुत अच्छा नहीं था, उनसे हिट्स नहीं सही लग रही थी, वो स्पिनर्स के सामने बिल्कुल बेबस हुए हुए थे। तो ऐसे में जब वो अभी इंजरी के बाद वापस आए हैं, हम कितना ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं फ़खर के ऊपर? देखिए, फखर की अगर बैटिंग की बात करें तो जिस तरह उसका बैट का फ्लो आता है, जितना बॉल तेज आएगा वो उतनी कंडीशन उसको सूट करेगी। फखर वहां पे ट्रैप होता है, या वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जहां पे बॉल रुक के आता है या ब्रेक होता है या टर्न होता है, वहां पे उसको प्रॉब्लम होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बात करें तो बाउंस बड़ा अच्छा करता है, बॉल अच्छी हाइट पे आता है, तो फखर के जो बैटिंग स्टाइल है या उसको जो कंडीशन है वो सूट करती है, क्योंकि आर्म स्पीड बहुत अच्छी, पुल अच्छी मारता है, कट अच्छी मारता है, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी इस पिचेस पे। और जितना भी तेज बॉल आएगा, जैसे हमारे पावर हिटर है, जितना वो शॉट्स खेलते हैं या पावर हिटिंग करते हैं, जितना तेज बैट में बॉल आएगा तो उतना फायदा देगा हमारी टीम को। और ये आपने देख लिया न्यूजीलैंड में भी, और बाकी टीमें भी खेल रही हैं, तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को नजर आएगी इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है वो ट्रू पिचेस है, अच्छा बाउंस होता है। अगर मैचों की बात करें तो कहीं ना कहीं आके ये कहा जाता है कि जी टॉस जीत के पिच ये था, पिच वो था, दुनिया में सबसे बेस्ट जो पिचेस बनती है ऑस्ट्रेलिया में बनती है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला तो खत्म होगा। अब करना पड़ेगा परफॉर्म, अब कोई चांस ही कोई टीम देगी, क्योंकि अगर नामीबिया की बात करें तो उसने भी सरप्राइज कर दिया पूरे वर्ल्ड कप में, और बाकी टीमें भी हैं, बहुत तैयारी अच्छी करके आए हैं। जहां पे किसी भी टीम ने अपना थोड़ा सा ढीला सा शो किया, मैच कोई आराम से खेले, जैसे श्रीलंका की बात करें तो लग रहा था कि हम इजीली मैच जीत जाएंगे नामीबिया से, पर ऐसा नहीं होगा। क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में आपको हर ओवर हर बॉल को देख के खेलना पड़ेगा, और इसी तरह ही टीमें जीतेंगी। जी हरमीत, कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के बैट्समैन बड़े वैसे फॉर्म में भी वो हैं, लेकिन इस वक्त हम अगर देखें शहनशाह की जो है वो वापसी भी हुई है, और नसीम शाह को भी हम बड़े फॉर्म में देख रहे हैं, तो बॉलिंग की जो लाइन है वो किस कदर हमारी इस वक्त मजबूत आपको नजर आ रही है? देखिए, अगर बॉलिंग की बात करें तो शहनशाह अफरीदी आए, ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि शाहीन एक ऐसा बॉलर है, T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट हो, वो बड़ा अच्छा सरप्राइज पैकेज होता है और दूसरी टीमों के लिए वो थ्रेट होता है। और शाहीन शाह अफरीदी फिट होके आए, ओवर बहुत ज्यादा कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, अपने आप को 110% फिट करके आए। होपफुली कि जो वो पहला मैच खेले या आज का जो प्रैक्टिस मैच है पाकिस्तान का, वो अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि देखिए बॉलिंग करना एक डिफरेंट है, फील्डिंग में आपको लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट होती है। अगर अल्लाह ना करे उनको अगर कुछ निकल आती या पेन निकल आती तो फिर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। शाहीन शाह का अब ये वर्ल्ड कप खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और फखर भी फिट हो गए। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान को बड़ी हेल्प कर सकते हैं बैटिंग में और बॉलिंग में। अच्छा अदनान, ये बताओ, पाकिस्तान का पूल अगर देखा जाए बड़ी मजबूत टीमें हैं उसमें, इंडिया के अलावा भी, तो इस पूल में किस टीम से ज्यादा आपको खतरा लगता है? देखिए, T20 क्रिकेट में आपका बड़ा बैटिंग, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर टॉस जीत के आप बैटिंग करते हैं तो फिर आपके पास प्लान होना चाहिए दूसरी टीम को देखते हुए कि आपने कितने रन बोर्ड पे करने हैं। अगर आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर आपके पास उसका भी प्लान होना चाहिए कि दूसरी टीम को कितने रन पे आउट करना है। तो अगर पिचेस की बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहले जो पावर प्ले के 6 ओवर है उसमें क्या बैटिंग ऑर्डर बैटिंग करती है, अगर बॉलिंग करते हैं तो कितने हम आउट करते हैं। तो पहले 6 ओवर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14 से 15 ओवर जो होते हैं उसमें आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें आपको आराम से क्रिकेट खेले। यहाँ पे बड़ी हिटों पे जो ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा स्ट्राइक रोटेट होता रहे तो ज्यादा बैट्समैन रन्स करेंगे। पाकिस्तान के पास प्लान जरूर होगा, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हुआ उनको न्यूजीलैंड से मैच जीतने के बाद, तो होपफुली सारी टीम बैठ के
बाबर आजम भी इस पे बात करेगा कि यहाँ पे टोटल स्कोर जरूर होगा पर सेट होने के बाद आपकी शॉट्स लगेंगी, ये देखना पड़ेगा हर बैट्समैन को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉम्बिनेशन आप किस को प्रेफर करेंगे? शान मसूद को बड़े हम ज़ोर शोर से लेके आए लेकिन शान मसूद परफॉर्म नहीं कर पाए, आसिफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और खुशदिल जो हैं वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद इवन इफ्तिखार बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी 20, 25, 30 की एवरेज होती है। तो आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे? अगर मेरे बात करें तो अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए, क्योंकि चौथा होगा मोहम्मद वसीम जो है वो है फास्ट बॉलर। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी आ गया, ये बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान की बॉलिंग को हेल्प होगी। उसके बाद रऊफ है, उसके बाद आपके देखें शादाब ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एक मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और नवाज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये 2 बंदों ने 2 मैच हमें जितवा के दिए। इनको हम सुनने में आ रहा है कि पिचेस तेज है तो फास्ट बॉलर खिला दें, यहाँ पे स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है, बाउंस होता है, टर्न होता है यहाँ पे, तो इतना आसान नहीं होगा स्पिनर्स को भी खेलना। तो अगर कॉम्बिनेशन अच्छा बना के जाए, अगर हमारे जो विनिंग जो बैट्समैन है जो मैच जितवा के देते हैं उनको लाजमी खिलाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर आप 3 खिलाएं, उसके बाद आपके पास मोहम्मद वसीम है, उसके बाद आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर शादाब खान है, तो ये एक अच्छा पैकेज बन सकता है। अगर बैटिंग की बात करें तो आपके जिस तरह इफ्तिखार है, कुछ मैचों में उसने रंजी, आसिफ कुछ नहीं कर रहा, उसमें आप शान को खिला सकते हैं, फखर को ऐड कर सकते हैं। ये 3 जो बैट्समैन है, इफ्तिखार हो गया, आसिफ हो गया और उसके बाद खुशदिल हो गया, इनमें आपको देखना पड़ेगा कि किसको मैचेस खिलाने पड़ेंगे जो इनिंग्स बिल्ड करे। पावर हिटिंग करते हैं तब करते हैं जब इंसान अंदर बैटर जो है वो सेट हो जाता है, उसके बाद वो पावर हिटिंग कर सकता है। आप कहेंगे जाते ही आपको पावर हिटिंग करना शुरू हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल होगा। और बाबर और रिजवान की बात करूं, ये दोनों एक ऐसे पेयर हैं जो नंबर 1 हमारे पास है, नंबर 2 नंबर 3 हमारे पास है, बाबर है, रिजवान है, तो ये इनको ये कंडीशन जो है पिचेस बड़ी सूट करेंगी, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है वो बहुत रोटेट करते हैं, बाउंड्रीज भी लेते हैं, बिटवीन द विकेट वो रनिंग भी तेज करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा पैकेज होगा। इनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा पाकिस्तान के लिए। जी हरमीत। अच्छा अदनान, ये कहिएगा कि आप इस सारी सिचुएशन में हमने देखा है कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं बल्कि सारे क्रिकेटर्स का, तो अगर आप बाबर को देखें बीइंग अ कैप्टन बहुत सारे मैचेस में, मैं कोई 1-2 मैचेस की बात नहीं कर रही हूँ, पिछली सीरीज़ की भी बात कर रही हूँ, हमने उन्हें काफ़ी ऑफ फॉर्म देखा है कहीं ना कहीं। वो जब बात कर रहे थे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ओके, कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी से हम उन्हें ऑफ फॉर्म देख रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि कम बैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया उनका इन मैचेस में? पहले तो एक आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, जो बैट्समैन की लाइफ है ना वो एक बॉल की है, तो एक बॉल किस तरह हैंडल करना वो बैट्समैन को पता होता है। और बाबर की बात करें तो पिछले 10-12 इनिंग्सों में वो 4-5 इनिंग्सों में फेल हुआ है, पर उसके अलावा उसने 5 से 6 50s भी किए हैं। पिछले इंग्लैंड अभी 100 भी रन किया, उसने सेंचुरी भी किया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और बाकी के अगेंस्ट भी 50 किया है। तो वो जितना भी बुरा कर ले, जैसे विराट कोहली की बात है, तो इतना करके भी उसने 50 करता रहा, तो लग रहा था कि अभी फॉर्म नहीं है, उस तरह नहीं खेल रहा है। तो बाबर भी इसी तरह ही हो रहा है कि करने की कोशिश वो जरूर का, हर बैट्समैन चाहेगा कि हम रन करें, पाकिस्तान के लिए खेलें या किसी भी कंट्री के लिए खेलें, तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है, बी ए लीडर, क्योंकि वो हमारा कप्तान है, तो उसका परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और वो जितना भी करे वो हमें हेल्प होती है। बाबर हो या रिजवान हो, जब ये दोनों रन करते हैं तो 99% जो है पाकिस्तान मैच जीतता है। अदनान के साथ थे, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यूज। लेकिन सर बहुत ज़रूरी हो गया आप कम बैक, बाबर आजम समेत जितनी भी टेक्निकलिटीज़ आपने डिस्कस की हैं, ये हमें जो अदनान शेयर कर रहे थे, वो उन सब पर काम करके अब हमें इस एक्साइटमेंट के साथ इस विक्ट्री की भी बहुत शदीद ज़रूरत है। सो वी आर डन फॉर द शो फॉर टुडे, और आज मंडे है, बेस्ट ऑफ लक सारी पब्लिक देखने वाले को, अच्छा सा आपका दिन गुजरे। कल आपसे अब मुलाकात होगी नए टॉपिक नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।